हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि इस प्रकार का नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आज की जो वीडियो है उस पर हम बात करेंगे क्लास 10 का साइंस, और जो आपका चैप्टर है वो है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, यानी कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर आता है आपका ह्यूमन आई। ठीक है, आपका ह्यूमन आई को हिंदी में क्या कहते हैं? मानव नेत्र कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ह्यूमन आई क्या होता है। तो आई क्या होता है? तो आई एक आपका सेंस ऑर्गन है जो हमें क्या करता है, देखने में हमारी सहायता करता है। ठीक है ना, मतलब ये हुआ कि मानव नेत्र एक आपका सेंस ऑर्गन है जो हमें किसी वस्तु को देखने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, आई इज द सेंस ऑर्गन व्हिच हेल्प अस टू सी। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई आपको। अब देखते हैं कि ये क्या है। ये आई का आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्या है? आई का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यानी कि हमारा जो आई है, ठीक है, वो अंदर से वो कुछ इस तरह से आपका होता है। ठीक है, ये तो दिखने में सिर्फ आपको इतना बड़ा पार्ट दिख रहा है, लेकिन इसका अंदर में इस टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कौन कौन सा पार्ट है यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए, ये जो है आपका ये कॉर्निया है। ठीक है, कॉर्निया कौन सा पार्ट को कहते हैं? ये वाला जो पार्ट है, ये जो सबसे अपर पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये वाला पार्ट को हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ये कॉर्निया है। ठीक है, कॉर्निया के बाद अब देखिए यहाँ पे, यानी कि जैसे कि हम आँख को छुएंगे ऐसे करके। ठीक है, तो जो वाला पार्ट जैसे कि हम छू सकते हैं, ठीक है ना, वो क्या होता है? आपका कॉर्निया होता है। ठीक है, इसको एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि आपका मोबाइल हो गया। ठीक है, तो मोबाइल का जो सबसे ऊपर का जो आपका कवर होता है, जिसको हम लोग स्क्रीन गार्ड बोलते हैं, ठीक है, तो वो एक कॉर्निया की तरफ हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट आपका आइरिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? आइरिस। आइरिस वो होता है कि जो देखिए आँख का जो साइड साइड में जो आपका कलरफुल जो पार्ट होता है, ठीक है ना, जो रंगीन भाग दिखता है ना, किसी किसी का ब्राउन होता है, किसी किसी का ब्लू टाइप का भी होता है। ठीक है, तो जो आँख का जो कलरफुल पार्ट होता है, ठीक है, वो वाला पार्ट उसको आइरिस बोलते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है आपका पुपिल। ठीक है, पुपिल क्या होता है? तो देखिए जो आपका आइरिस हुआ, यानी कि जो कलरफुल पार्ट हुआ वो आपका आइरिस हो गया। ठीक है, अब आइरिस के बीच बीच में एकदम ब्लैक होल है। ठीक है, अगर आप किसी का आंख को देखिएगा, गौर कीजिएगा, तो एकदम आंख का जो बीच बीच में एक पॉइंट होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको हम इस तरह से दिखा रहे हैं, ये है। ठीक है, इस तरह से ये साइड में क्या है आपका? इस तरह से ये आपका आइरिस है, ये कलरफुल पार्ट है, और बीच में एक आपका क्या होता है ना कि ब्लैक होल होता है। ठीक है ना, एकदम छेद होता है। ठीक है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? पुपिल बोलते हैं। ठीक है, पुपिल समझ में आ गया आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है? आई लेंस है। ठीक है, यानी कि आई के अंदर में एक आपका लेंस होता है। ठीक है, वो क्या होता है? आई लेंस होता है। ठीक है, और उसका जो नेचर होता है आपका, वो कौन सा नेचर होता है? तो ये कॉन्वेक्स नेचर का होता है। कौन सा नेचर का होता है? कॉन्वेक्स नेचर का। ठीक है ना, अगर आप लाइट चैप्टर पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि दो टाइप का लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। ठीक है, अगर आपको वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, तो वीडियो आप देख लीजिएगा, मेरा वीडियो पहले से बना हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए ये क्या हो गया आपका? कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि हमारे आई के अंदर में जो लेंस जो पाया जाता है वो किस टाइप का लेंस होता है? वो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, अच्छा, ये जो लेंस है आपका ना, इसमें कुछ आपका विशेषता होता है, क्वालिटी होता है। क्वालिटी इसमें ये होता है ना कि ये लेंस जो है ये आपका फ्लेक्सिबल होता है, मतलब ये आपका फोकल लेंथ जो इसका ना वो चेंज और ज्यादा मतलब कम बेसी होता है। ठीक है, उसको हम चेंज कर सकते हैं, हम लोग चेंज कर सकते हैं फोकल लेंथ को। लेकिन ऐसे जो नॉर्मली जो आपका लेंस होता है ना, वो आपका क्या होता है? फोकल लेंथ उसमें फिक्स होता है, पावर भी फिक्स होता है। ठीक है, उसको आप इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते, लेकिन ये हम लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका आइलेंस हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, ये जो आइलेंस है आपका, यहाँ पर एक मांसपेशी से अटैच है। ठीक है ना, आइलेंस देखिए दोनों तरफ, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, ये दोनों यहाँ पर क्या है? कुछ मांसपेशी है। ठीक है, जिससे आपका आइलेंस क्या है? आपका अटैच है। तो ये जो आपका मांसपेशी है ना, इसको तो सिलियरी मसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सिलियरी मसल्स। ठीक है, सिलियरी मसल्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं पक्षमाभि पेशियां। क्या कहते हैं इसको? पक्षमाभि पेशियां। आइलेंस को आपका लेटरल लेंस कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को उत्तल लेंस। ठीक है, पुपिल को पुपिले कहते हैं, और आइरिस को परितारिका कहते हैं। ठीक है, और कॉर्निया को कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, चलिए ये तो आपको सिलियरी मसल समझ में आ गया। ठीक है, पीछे देखिए ये वाला पार्ट। ठीक है, ये जो आपको इस तरह से दागी मार के दिखा रहे हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक का जो पीछे वाला पार्ट है, ये आपका रेटिना होता है। क्या होता है इसका? रेटिना। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं दृष्टि पटल। क्या पटल? कौन सा पटल? दृष्टि पटल। ठीक है, इसका नाम है आपका रेटिना। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर क्या होता है कि ये लेंस क्या करता है ना, इधर जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसका इमेज को बनाएगा, और उसका जो इमेज बनेगा ना वो आपका रेटिना में बनेगा। ठीक है, आपको लाइट चैप्टर में बताए थे कि जब भी कोई लेंस रियल इमेज बनाता है ना, तो उसका इमेज को देखने के लिए एक स्क्रीन की जरूरत पड़ती है, यानी कि एक पर्दा चाहिए। ठीक है, तो वही यानी कि ये लेंस जो आपका रियल इमेज बनाता है ना, तो वो यहाँ पर एक स्क्रीन जो बनता है उसको देखने के लिए कोई स्क्रीन चाहिए। ठीक है, तो यही वाला क्या करते हैं? रेटिना एक स्क्रीन का काम करता है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। चलिए, अब रेटिना से एक आपका इस तरह से एक नर्व जुड़ा होता है। ठीक है, ये नर्व है, इसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। क्या कहते हैं इसको? ऑप्टिक नर्व। ठीक है,
यानी कि रेटिना से एक आपका नर्व कनेक्टेड होता है जो आपका कहाँ जाता है, जो जो ब्रेन में जाता है, ठीक है। और इसका काम ये होता है कि जैसे हम यहाँ पर मान लीजिए कोई आपका इमेज बनाया, ठीक है। ये कॉन्वेक्स लेंस क्या किया, किसी ऑब्जेक्ट का, जैसे कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ए बी है, ठीक है। तो ये ए बी का यहाँ पर क्या किया, इमेज बना दिया, ठीक है। तो ये इमेज क्या होगा ना कि ब्रेन तक पहुंचे, कौन पहुंचाएगा, तो ये ऑप्टिक नर्व पहुंचाता है, ठीक है ना। ये आपका कहाँ से होता है कनेक्टेड, तो रेटिना से जाता है आपका कहाँ तक, ब्रेन में जाता है, ठीक है। ये ऑप्टिक नर्व हो गया, समझ में आ गया। चलिए उसके बाद क्या है कि देखिए यहाँ पर एक पॉइंट होता है इस जगह पर, ये है आपका रेटिना और यह ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व रेटिना के जिस पॉइंट से कनेक्टेड होता है, ठीक है, वहां पर क्या होता है ना कि लाइट नहीं होता है, ठीक है। और लाइट नहीं होने की वजह से क्या होता है कि वहां पर कोई भी आपका इमेज नहीं बनता है, ठीक है ना। क्योंकि ये पॉइंट बहुत छोटा है इसीलिए आपको पता नहीं चलता है, ठीक है। तो ये जो आपका पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है ब्लाइंड स्पॉट। क्या नाम है इसका, ब्लाइंड स्पॉट। हिंदी में इसको कहते हैं अंध बिंदु, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, अंध बिंदु, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या हो गया, ये तो समझ में आ गया। अब ये जो आपका आई लेंस है, ठीक है, इसके पहले और बाद में, ठीक है, आई, इसका मतलब ये होगा कि आई में आपका लिक्विड पाया जाता है और वो दो टाइप का लिक्विड होता है, ठीक है। पहला जो है आपका वो है आपका एक्वस ह्यूमर, ठीक है। और दूसरा जो है आपका वो है आपका विट्रस ह्यूमर, ठीक है। देखिए एक्वस ह्यूमर क्या होता है, इसको जो लेंस, जो आपका क्या होता है कि जो लेंस के पहले और कॉर्निया के बीच में, ठीक है, यानी कि लेंस और कॉर्निया के बीच में एक लिक्विड होता है, ठीक है। जैसे कि कोई एक रोता है, ठीक है, तो आंख से आंसू निकलता है ना, तो लिक्विड होता है ना। तो वही जो लिक्विड होता है आपका, जो लेंस के आगे होता है और कॉर्निया के बाद में, ठीक है, उस लिक्विड को हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, ठीक है, समझ में आ गया। अब इधर देखिए, यह क्या है कि जो लेंस के बाद में, ठीक है, और ये रेटिना के बीच में यहाँ पर भी लिक्विड होता है बहुत सारा, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिक्विड होता है इसको हम लोग बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। क्या बोलते हैं इसको, विट्रस ह्यूमर, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। चलिए उसके बाद देखते हैं हम क्या, ये जो रेटिना है आपका ना, इस रेटिना में आपका दो टाइप का सेल पाई जाती है, ठीक है। एक आपका होता है रॉड सेल और एक आपका होता है कोन सेल, ठीक है। रॉड सेल यानी कि आपका होता है छड़नुमा कोशिका इसको कहते हैं, और कोन सेल को कहते हैं शंकुआकार कोशिका, ठीक है। देखिए रॉड सेल और कोन सेल का इन दोनों का क्या काम होता है, ठीक है। देखिए रॉड सेल क्या करता है, वो आपका लो लाइट के लिए आपका सेंसिटिव होता है, यानी कि लो लाइट में जो देखने में जो हेल्प करता है वो कौन करता है, रॉड रॉड सेल करता है, ठीक है। जैसे कि आपका उल्लू हो गया, ठीक है। तो आउल क्या होता है कि रात को इजीली लोग देख सकता है, ठीक है, बिकॉज क्या होता है कि उसके पास जो रॉड सेल होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। रॉड सेल की वजह से वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग रात को इजीली लोग देख सकता है, ठीक है ना। इसीलिए वो लोग क्या होता है, रात को घूमता है, ठीक है। लेकिन उसको दिन में नहीं दिखता है, ठीक है। रीजन इज दैट कि दिन में क्या दिखने के लिए क्या चाहिए आपको, कौन सेल चाहिए, ठीक है ना। तो कौन सेल क्या होता है, उसके पास बहुत कम होता है, मतलब उसके पास बहुत नहीं के बराबर होता है। रॉड सेल ज्यादा होता है, कौन सेल बहुत कम होता है, ठीक है। इसी वजह से उसको रात में दिखाई मिलता है लेकिन दिन में दिखाई नहीं मिलता है, ठीक है। ये आपका कौन सेल आपका क्या होता है, हाईलाइट के लिए सेंसिटिव होता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग की बात करते हैं, ठीक है। हमारे जो आई है ना उसमें क्या है कि रेटिना में दोनों सेल आपका क्या होता है, प्रॉपर मात्रा में दोनों आपका रहता है, ठीक है। यानी कि रॉड सेल भी होता है और कोन सेल भी, दोनों एक सही मात्रा में होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि हम दिन में भी देख सकते हैं, यानी कि हमारे पास कोन सेल भी है, ठीक है, जो हाईलाइट के लिए भी सेंसिटिव होता है। और एक आपका होता है रॉड सेल, तो वो भी है थोड़ा मात्रा में, ठीक है, इसलिए रात को भी दिखाई मिलता है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर हमारे पास इतना रॉड सेल क्यों नहीं होता, ठीक है, जितना और के पास होता है, ठीक है। तो अगर इतना रॉड सेल अगर हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, तो फिर रात को भी इजीली हम लोग क्या करेंगे, देख सकते हैं। तो फिर तो दिन रात का तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद तो रात में भी कुछ भी, मतलब बहुत सारे गलत काम हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए रॉड सेल हमारे पास ज्यादा नहीं होते, कौन सेल हमारे पास ज्यादा होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो कौन सेल है ना, ये कलर के लिए भी आपका सेंसिटिव होता है। किसके लिए, कलर, यानी कि कलर, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं ना, जैसे कि सर ये जो कलर है, मार्कर जो लिख रहे हैं आप, ठीक है, ये आपका ब्लू कलर है, ठीक है। तो जो कलर है ना उसका भी, जैसे कि ये व्हाइट है, तो ये कलर का भी आपका सेंसिटिव कौन होता है, कौन सेल होता है, कलर के लिए सेंसिटिव होता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। चलिए चलिए अब इसको डिफाइन करते हैं, एक करके, ठीक है, और फंक्शन के साथ में डिफाइन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या था, कॉर्निया। द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इट इज कॉल्ड कॉर्निया, ठीक है। आंख के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आइरिस, आइरिस को क्या बोलेंगे, द कलरफुल पार्ट ऑफ द आई इट इज कॉल्ड आइरिस, ठीक है। आंख का रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं, यानी कि परितरिका कहते हैं, ठीक है। यह समझ में आ गया। पुपिल, पुपिल क्या होता है, द ब्लैक होल ऑन द आइरिस इट इज कॉल्ड पुपिल, ठीक है। यानी कि आइरिस यानी परितरिका के मध्य भाग को क्या कहते हैं, पुपिल कहते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। उसके बाद बात करते हैं आई लेंस। तो आई लेंस क्या होता है, द नेल द लेंस फाउंड इन द आई इट इज कॉल्ड द आई लेंस, ठीक है। यानी कि हमारे नेत्र में जो लेंस पाए जाते हैं उसको लोग आई लेंस कहते हैं, और आई लेंस का जो नेचर होता है वो आपका क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है, यानी कि आपका उत्तल होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखिए ये सिलियरी मसल्स, ठीक है। तो बोलेंगे इस तरह से कि आई लेंस इज अटैच विद द मसल्स, आई लेंस इज अटैच विद द मसल इट इज कॉल्ड द सिलियरी मसल्स, ठीक है। मतलब आई लेंस क्या होता है कि नेत्र लेंस जिस मांसपेशियों से जुड़ी होती है उसको हम सिलियरी मसल्स यानी कि पश्चमाभी पेशियां कहते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। जो क्या करता है ना, लेंस को फ्लेक्सिबल कराता है, ठीक है, यानी कि इस तरह का फोकल लेंथ को इंक्रीज डिक्रीज जो कराता है ना वो पश्चिमाभी पेशियां सिलियरी मसल्स इसमें हेल्प करता है, ठीक है ना। ये हो गया आपको। अब पीछे आपका है रेटिना, ठीक है। रेटिना क्या होता है,
तो रेटिना इज वर्क एज ए स्क्रीन एंड द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, ठीक है। और एक बात, यहाँ पर जो आपका इमेज बनता है ना वो रियल और इन्वर्टेड बनता है। मतलब ये हुआ कि जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट इस तरह से था, ठीक है, तो यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो आपका इस तरह से बनेगा, नीचे ए होगा और ऊपर बी होगा, ठीक है। लेकिन एक विशेष बात, ये जो इमेज बनेगा ये तो उल्टा बनेगा, ठीक है, लेकिन ये जो ऑप्टिक नर्व जब इसको ब्रेन में पहुंच जाता है, ठीक है, तब ब्रेन हमारा क्या करता है ना, इसको उल्टा को वो सही करके पढ़ लेता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो इमेज बनता है ना उसको क्या करेगा, वो सीधा करके पढ़ लेगा, ठीक है। इसीलिए कोई अगर सीधा चीज है ना तो उसको आप आराम से देख लेंगे, ठीक है, समझ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी चीज लेकिन आप अगर खुद उल्टा होकर देखिएगा, ठीक है, तो उल्टा होकर के देखिए, यानी कि आप मान लीजिए मुंडी नीचे कीजिएगा और पैर ऊपर कर लीजिएगा, ठीक है, और कुछ चीज देखिएगा, ठीक है, पता है क्या होता है, समझ में नहीं आता है, ठीक है, कुछ अजीब सा दिखता है। ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि अगर आप पहले से बस ऑब्जेक्ट को उल्टा रख देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इमेज क्या बनेगा, सीधा बन जाएगा। अब जब यहाँ पर इमेज सीधा बन जाएगा तो फिर ये क्या करेगा, जब ब्रेन में जब पहुंचेगा तो फिर इसको उल्टा कर देगा, ठीक है, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है। चलिए उसके बाद क्या हो गया आपका, ये तो आपका रेटिना हो गया, ठीक है। आपका रेटिना में अगर बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल आर प्रेजेंट इन द रेटिना, द रॉड सेल एंड द कोन सेल। मतलब रेटिना में दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है, शंकुआकार कोशिका और छड़नुआकार कोशिका, ठीक है। रॉड सेल आर सेंसिटिव टू द लो लाइट, यानी कि रॉड सेल जो होती है सॉरी रॉड सेल छड़ कोशिका, जो छड़ कोशिका होती है वो कम, यानी कि कम मतलब कम लाइट के लिए, कम प्रकाश के लिए हेल्पफुल होती है, मददगार होती है। और जो आपका कौन सेल होती है, कौन सेल आर सेंसिटिव टू द हाई लाइट, यानी कि कौन सेल क्या होती है आपका उच्च प्रकाश के लिए आपका सेंसिटिव होता है, ठीक है। चलिए ये तो समझ में आ गया आपको। अच्छा, कौन सेल आपका रंग के लिए भी आपका सेंसिटिव होता है, यानी कि कलर के लिए भी। चलिए रेटिना में तो समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं क्या, ये आपका ऑप्टिक नर्व, ठीक है। देखिए ऑप्टिक नर्व क्या होता है, तो ऑप्टिक नर्व को बोलेंगे कि द ऑप्टिक नर्व इज कनेक्टेड विद द रेटिना एंड गोज टू द ब्रेन, ठीक है। ऑप्टिक नर्व क्या होता है, कनेक्टेड विद द रेटिना एंड गोज टू द ब्रेन, ठीक है। क्या समझ में आ गया आपको, यानी कि ऑप्टिक नर्व आपका रेटिना से जुड़ी होती है और ब्रेन में जाती है, ठीक है। ये काम हो गया ऑप्टिक नर्व हो गया। चलिए अब बात करते हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो ये ब्लाइंड स्पॉट क्या है, देखिए, तो ऑप्टिक नर्व इज कनेक्टेड द पॉइंट ऑन द रेटिना एट विच द ऑप्टिक नर्व इज कनेक्टेड, यानी कि रेटिना के जिस बिंदु से ऑप्टिक नर्व जुड़ती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। चलिए अब क्या है, ये जो आपका है एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर, ठीक है। देखिए द लिक्विड फाउंड बिटवीन द आई लेंस एंड द कॉर्निया इट इज कॉल्ड द एक्वस ह्यूमर, ठीक है। यानी कि आई लेंस यानी कि नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में जो द्रव पाई जाती है उसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं, ठीक है। ये बात भी समझ में आ गया। अब ये विट्रस ह्यूमर, इसको इस तरह से बोलेंगे, द लिक्विड प्रेजेंट इन बिटवीन द आई लेंस एंड द रेटिना इट इज कॉल्ड द विट्रस ह्यूमर, ठीक है। ये समझ में आ गया, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए अब इसका फंक्शन क्या होता है, कौन क्या क्या काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि आपका कॉर्निया आता है, ठीक है, इसका काम क्या होता है, तो कॉर्निया क्या करता है, तो कॉर्निया ऐसे जस्ट वर्क एज ए प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। यहाँ पर जितना भी फंक्शन आगे में होगा, ठीक है, तो जितना भी आगे में पार्ट्स है ना उसको क्या करती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह ये काम करता है, यानी कि उसको सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका मोबाइल के जो स्क्रीन गार्ड होता है ना वो क्या करता है, डिस्प्ले को सेफ रखता है, ठीक है, ताकि अगर मोबाइल कहीं गलती से गिर गया, ठीक है, तो आपका क्या क्या खराब होगा, आपका ऊपर का जो आपका, अगर आपका मान लीजिए ऊपर से गिर गया, डिस्प्ले ऊपर से गिर गया, ठीक है, तो क्या होगा कि जो आपका स्क्रीन गार्ड है ना सिर्फ वही टूटेगा, ठीक है, डिस्प्ले आपका सेफ रहेगा, ठीक है। अगर आपका स्क्रीन गार्ड टूट गया तो उसको आप दुकान में चेंज कर लीजिएगा आसानी से, ठीक है। लेकिन अगर आपका स्क्रीन गार्ड नहीं रहेगा तो आपका टच भी खराब हो सकता है और डिस्प्ले भी खराब हो सकता है, ठीक है। तो सेम दैट यहाँ पर भी कॉर्निया भी आपका वर्क करता है, ठीक है। तो कॉर्निया इज वर्क एज अ प्रोटेक्टिव लेयर एंड इट अलाउ टू इंटर द लाइट इन द आई, ठीक है, ठीक है ना। जैसे कि स्क्रीन गार्ड जो होता है ना वो आपका ट्रांसपेरेंट होता है ताकि अंदर की चीज आपको आराम से दिखाई मिल सके, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो वैसे क्या करती है, कॉर्निया प्रकाश को घुसने के लिए देती है और एक तरह से सुरक्षा भी प्रदान करती है बाकी चीजों के लिए, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गया। अब आइरिस क्या होता है, तो आइरिस क्या करती है, देखिए, तो आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट, यानी कि हमारे आई में जो लाइट एंटर करता है ना उस चीज को कौन कंट्रोल करता है, तो आइरिस कंट्रोल करता है, ठीक है। वो कैसे होता है, देखिए आइरिस क्या करता है ना कि अपना साइज को चेंज करता है, ठीक है। जैसे कि आपका ये आइरिस हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे दिखाते हैं इस तरह से, चलिए यहाँ पे दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि आइरिस ने क्या किया, पुपिल को छोटा कर दिया। मतलब आइरिस क्या करता है, पुपिल का साइज को छोटा करता है। पुपिल मतलब क्या है कि वहां पर कुछ है नहीं, बस वहां पर एक ब्लैक होल है, मतलब खाली जगह है, एक छेद है वहां पे, ठीक है। बस उस छेद से क्या होता है, लाइट घुसता है, छोटा सा छेद है जहाँ से प्रकाश घुसेगी, लाइट एंटर करेगा। तो आइरिस वही करता है कि कभी पुपिल का साइज को छोटा करेगा कभी बड़ा करेगा, ठीक है ना, कभी छोटा करेगा कभी बड़ा करेगा, ठीक है। तो आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आईज, ठीक है। अब जरा इसको समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है, एग्जांपल के साथ। देखिए जैसे कि मान लीजिए आप किसी अंधेरे कमरे में, ठीक है, अंधेरे कमरे में है तो क्या होता है कि वहां पर लाइट कम होता है, लाइट क्या होता है कम होता है, ठीक है।
तो जब लाइट कम होता है तो किसी चीज को देखने के लिए लाइट की आवश्यकता तो होती है, ठीक है। तो देखिए तो पुपिल उस टाइम में ना बड़ा हो जाता है इस तरह का। मान लीजिए यहाँ पर ये अंधेरा है, ठीक है, डार्क का है, ठीक है, डार्क। पुपिल क्या हो जाता है आपका, बड़ा हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा लाइट घुसेगा तो क्या होगा, आपको चीजें आपको दिखाई देगी, क्योंकि कमरा अंधेरा है, लाइट कम है, ठीक है। तो अगर लाइट अगर कम है तो चीजें देखने के लिए क्या होगा, आपको पुपिल जो है ना वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, साइज क्या करेगा, अपने आप को बड़ा कर लेगा, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं, यहाँ पर क्या है। अब मान लीजिए जैसे कि आप अंधेरा कमरा से जैसे आप बाहर निकले, ठीक है, तो जब आप बाहर जाइएगा ना तो बाहर में क्या होता है कि लाइट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि रूम में थे आप, अंधेरा था, लाइट कम था। अब जैसे बाहर निकले तो बाहर में बहुत धूप दे रहा है, ठीक है, तो प्रकाश बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब देखिए, अब पहले से आपका पुपिल क्या हुआ है, बड़ा हो गया, ठीक है, यानी कि बड़ा है पहले से, ठीक है। अब जैसे ही तुरंत घर से बाहर निकलिएगा अचानक से, तो अचानक से जब बाहर निकलिएगा ना तो आपको कुछ अजीब सा फील होता है, मतलब कुछ इस टाइप से फील होता है, ठीक है, ऐसे करने का मन करता है, ठीक है। ऐसा करने का इसलिए मन करता है क्योंकि आपका पुपिल क्या हो चुका है, बड़ा हो चुका है, ठीक है। तो क्या होगा, अचानक से जब आप बाहर जाइएगा ना तो अचानक बहुत ज्यादा लाइट घुसेगा, ठीक है, और जब ज्यादा लाइट घुसेगा ना तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट फील होगा, ठीक है। फिर क्या करेगा, अपना पुपिल जो है ना वो आप क्या कीजिएगा, आपका जो पुपिल है आई का, वो धीरे धीरे अपना पुपिल को एडजस्ट करेगा आइस, और उसको वो छोटा कर लेगा, ठीक है, क्योंकि बाहर में लाइट ऐसे ही बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उतना लाइट की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा लाइट मतलब कम, थोड़ा प्रकाश चाहिए, ठीक है, नहीं तो ये आपको थोड़ा रेटिना को भी खराब कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से पुपिल को क्या कर लेता है, छोटा कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। और उसके बाद धीरे 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 जैसे बाहर में थोड़ा देर के लिए रहिएगा, फिर आपका आई क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गया आपको। अच्छा, ये जो प्रोसेस होता है ना, इसको होने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है, वैसा नहीं कि तुरंत धड़ाक से घुसे अंदर, तुरंत बड़ा हो गया, बाहर निकले छोटा हो गया, नहीं, इतना जल्दी नहीं होता, थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। अब आप मान लीजिए बाहर में है, ठीक है, बाहर में कहीं खेल रहे हैं, धूप में खेल रहे हैं, या कहीं बाहर से आए हैं, ठीक है, तो पुपिल आपका बाहर में क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि बाहर में लाइट क्या है, बहुत ज्यादा है। तो पुपिल जब आपका छोटा हो जाएगा और आप जैसे ही अचानक किसी रूम में जाइएगा, मान लीजिए आप किसी रूम में गए और उस रूम में मान लीजिए कोई टीवी देख रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, मान आपका ही रूम है, ठीक है, और वहाँ पर बहुत सारे लोग टीवी भी देख रहे हैं, आपका दोस्त लोग है, आपका भाई लोग है, बहन लोग, और भी बहुत कोई लोग है, ठीक है। तो जैसे अचानक से आप बाहर से आइएगा और रूम घुसिएगा ना, तो आपको कुछ नहीं दिखता है, ठीक है। अब लोग मान लीजिए लाइट को ऑफ करके मूवी देख रहा है, ठीक है, क्योंकि लाइट ऑफ करके मूवी देखने का मजा कुछ और ही आता है, ठीक है। तो उसी तरह से मान लीजिए क्या है कि सब लोग मतलब लाइट ऑफ करके लोग आराम से मूवी देख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अचानक आप घुसिएगा ना तो आपको कुछ नहीं दिखाई मिलता है, सिर्फ आपको मूवी दिखता है आगे में, जो टीवी चलता है, ठीक है, वो सिर्फ आपको वो दिखाई देता है। बाकी अगल बगल में कौन कहाँ पर बैठा है ना वो आपको नहीं दिखता है, ठीक है। इससे करके जाते हैं आप, कौन है रे भाई, कौन किधर है, ठीक है, ऐसे करते हैं ना भाई। और किसी से टकरा भी जाते हैं आप, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए जब आप बाहर में रहते हैं ना तो बाहर में पुपिल आपका छोटा हो जाता है, ठीक है, इस तरह से छोटा, क्योंकि बाहर में लाइट बहुत ज्यादा होता है। लेकिन आप जैसे रूम के अंदर एंटर कीजिएगा और वहाँ पे लाइट नहीं है, तो अब देखिए पुपिल छोटा तो लाइट फिर कम घुसेगा, तो लाइट जब कम घुसेगा तो आपको दिखाई कम पड़ेगा। फिर क्या होगा कि धीरे 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 आप समझ जाएगा कि आपका जो आई है कि यहाँ पर लाइट कम है, ठीक है। तो जब लाइट कम है तो पुपिल को क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। तो आयरिस उसके हिसाब से क्या करेगा, अपना पुपिल को एडजस्ट करेगा, ठीक है ना, और थोड़ा सा बड़ा कर लेगा। और जब पुपिल को बड़ा कर लेगा उसके बाद थोड़ा देर बाद फिर आपको सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, ठीक है, आपको दिखाई मिलता है। अरे यहाँ पर तुम बैठा है, अरे इधर तुम है ना, इस तरह से क्या होता है, आपको दिखाई मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये था आपका कुछ ये किसका आपको बताइए, पुपिल का बता दिए ना, आइरिस का हो गया, ठीक है। चलिए अब किसका बात करते हैं, आईलेंस का बात करते हैं। तो आईलेंस का तो आपको बात बताया कि आईलेंस फॉर्म द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ठीक है, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको, आईलेंस, ठीक है। सिलियरी मसल्स क्या था, तो सिलियरी मसल्स चेंज द शेप ऑफ द आईलेंस, ठीक है। आईलेंस का शेप को ये क्या करती है, चेंज करती है। रेटिना क्या होता है, तो बोली थी आपको, रेटिना में द इमेज इज फॉर्म ऑन द रेटिना, ठीक है, एंड द इमेज इज आल्सो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, ये हो गया आपका। ऑप्टिक नर्व तो बोली दी, ऑप्टिक नर्व गोज टू द ब्रेन, एंड इसका काम क्या होता है, इसका इसका काम ये होता है कि सेंड द इमेज टू द ब्रेन, ठीक है। ये तो समझ में आ गया, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट का तो कुछ काम नहीं, ठीक है, यहाँ पर तो कोई लाइट नहीं होता है, सारा चीज क्लियर हो गया। हम्म, सब तो हो ही गया, और क्या बाकी रह गया, सारा डील हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है, सब बता दिए होंगे। अगर कहीं डील नहीं किए, ठीक है, तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, उसका मैं अलग से भी बता दूंगा, ठीक है। चलिए ये आपको कुछ क्या था आपका आई का स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो आई होप आपको ये आई का जो स्ट्रक्चर है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए आगे क्या है, आगे आपका कह रहा है कि एकोमोडेशन क्या होता है, ठीक है। देखिए एकोमोडेशन कह रहा है कि द ह्यूमन आई कैन फोकस द नियर ऑब्जेक्ट एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। मतलब ये हुआ कि हमारा जो आई है, ठीक है, आई में जो आपका लेंस लगा हुआ है ना, ये क्या कर सकता है, अपना फोकल लेंथ को कम कर सकता है बाय द सिलियरी मसल्स, ठीक है। अपना फोकल लेंथ को कम कर सकता है और उसके हिसाब से नियर का ऑब्जेक्ट को और डिस्टेंट का ऑब्जेक्ट को, यानी कि सामने की वस्तु को, दूर की वस्तु को, दोनों की वस्तुओं को आसानी से देख सकता है, ठीक है। तो ये जो हमारी क्षमता है, समंजन क्षमता इसको हिंदी में कहते हैं।
समंजन क्षमता का मतलब ये हुआ कि हमारे मानव नेत्र निकट की वस्तु तथा दूर की वस्तुओं को आसानी से देख सकता है, ठीक है, अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके, माने कि चेंज करके, ठीक है, इसी को समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि आपका मान लीजिए मार्कर है, ठीक है, ये सामने में है तो मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन अगर दूर में कोई चीज है तो वो भी दिखाई मिलता है। जैसे कि बाहर बाहर जाइएगा तो आपको दिन में सूरज दिखाई देगा, ठीक है, रात में चांद दिखाई देता है, तारा दिखाई देता है, ठीक है, बहुत कुछ चीजें हैं, ठीक है, यानी कि निकट का भी चीजें दिखाई देते हैं और आपका दूर का भी चीजें दिखाई देता है, ठीक है, ये आपका क्वालिटी है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं एकोमोडेशन। ये क्या होता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे कि हम लोग सामने देखते हैं तो सामने की हम बात हम अगर करें तो कितना सामने तक देख सकते हैं, ठीक है, यानी कि हमारा नियर पॉइंट कितना होता है, इसको हिंदी में कहते हैं निकट बिंदु। क्या कहते हैं इसको हम लोग, सॉरी, इसको कहते हैं एक मिनट, इसको कहते हैं हम लोग निकट बिंदु, ठीक है। निकट बिंदु यानी कि नियर पॉइंट। नियर पॉइंट का मतलब होता है कि वह मिनिमम पॉइंट, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस जहां तक हम लोग आसानी से किसी चीजों को देख सकते हैं, ठीक है ना, उसको नियर पॉइंट बोलते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट इजीली, इट इज कॉल्ड द नियर पॉइंट, ठीक है, यानी कि वह न्यूनतम दूरी जहां तक हम किसी वस्तुओं को आसानी से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, वो आपका निकट बिंदु होता है, यानी कि नियर पॉइंट होता है। और हमारा जो नियर पॉइंट होता है वो आपका 25 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 25 सेंटीमीटर होता है। यानी ये हुआ कि हमारे आंख से हम 25 सेंटीमीटर की दूरी की वस्तुओं को आसानी से हम देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप उसके पास की चीजें देखेंगे तो फिर आपको डिफिकल्ट होगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे जो 25 सेंटीमीटर है वो लगभग इतना दूरी में है, ठीक है, तो इतना दूरी पर हमको देखने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम सामने और करेंगे इसको इस तरह से तो अब डिफिकल्ट हो रहा है, और डिफिकल्ट हो रहा है, और हो रहा है, अब बहुत हो रहा है, अब तो बाप रे, बहुत दिक्कत हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो आप भी करके देखिए, ठीक है। यानी कि ये हुआ कि कुछ ज्यादा ही कॉल लगाना पड़ गया, ठीक है। यानी कि ये हुआ कि 25 सेंटीमीटर तक की वस्तुओं को आप आराम से देख सकते हैं और उसके पास की वस्तुओं को आप नहीं देख सकते हैं, आपको बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। आप करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं फार पॉइंट। फार पॉइंट क्या होता है, देखिए, फार पॉइंट का मतलब ये हुआ कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है, जहां तक आप किसी चीज को आसानी से देख सकते हैं। अब आप जहां तक देख सकते हैं मैक्सिमम पॉइंट, वही आपका फार पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया ना। यानी कि वह अधिकतम दूरी जहां तक आप किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं उसे हम दूरबिंदु कहते हैं। इसको हिंदी में फार पॉइंट को हम लोग इसको कहते हैं दूरबिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बच्चे, इसको कहते हैं हम लोग दूरबिंदु, ठीक है, समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मान लीजिए आप किसी पहाड़ में चढ़ गए, ठीक है, तो जब आप पहाड़ में चढ़ जाइएगा ना तो पहाड़ के एकदम ऊपर चढ़ जाइए, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पारसनाथ पहाड़ चढ़ गए, ठीक है, तो वहां पर जब चढ़िएगा तो अपने आसपास के बहुत दूर तक आपको दिखाई मिलता है, ठीक है। हमारे आसपास में ढांगी पहाड़ है, ठीक है, तो मान लीजिए वहां चढ़ गए, ठीक है, तो वहां से चढ़ के क्या होगा कि आपको आसपास के बहुत दूर दूर तक आपको दिखाई मिलता है। तो जितना भी दूर तक आपको दिखाई दे रहा है वो आपका फार पॉइंट हो गया, मतलब जहां तक भी दिखाई दे रहा है वो आपका फार पॉइंट हो गया, ठीक है ना, समझ में आ गया। फार पॉइंट कोई फिक्स नहीं है कि आपका भाई इतना डिस्टेंस पर फार पॉइंट होता है, ठीक है, वैसे नहीं है। जैसे कि नियर पॉइंट आपका फिक्स है कि 25 सेंटीमीटर होता है, फार पॉइंट से फिक्स नहीं है कि भाई इतना दूर तक ही देख सकते हैं उसके बाद नहीं देख सकते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, आप मान लीजिए आप अपने छत में चढ़ गए, ठीक है, तो जब आप छत में चढ़िएगा तो छत से क्या दिखेगा आपको, आसपास की जो गांव दिखेगा, ठीक है, जितना दूर तक आपको दिखेगा वही आपका क्या हो गया, फार पॉइंट हो गया। आप किसी खुले मैदान में चले गए, ठीक है, वहां से देखिए आपको जहां तक दिखाई दे रहा है वो आपका फार पॉइंट हो गया, ठीक है। चलिए अब ऊपर देखिए, मान लीजिए ऊपर में आपको दिखाई दे रहा है सन दिखाई दे रहा है, तो सन दिखाई दे रहा है तो जितना दूर में सन है, सन का डिस्टेंस, ठीक है, वो आपका फार पॉइंट हो गया, जितना दूर सन का डिस्टेंस है। रात को मान लीजिए आपको चांद दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो चांद अगर आपको दिखाई दे रहा है तो चांद तक का जो डिस्टेंस लगभग 3,84,000 जितना भी है, ठीक है, तो वो लगभग जितना डिस्टेंस हुआ ना उतना दूर आपका हो गया फार पॉइंट, मतलब उतना दूर तक आप देख पा रहे हैं, ठीक है, उससे भी दूर की चीजों को आप देख पाएंगे। तो फार पॉइंट का कोई फिक्स नहीं है, इसीलिए क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं कि हमारा डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, मतलब ये हुआ कि दृष्टि दोष और संशोधन, ठीक है। देखिए दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है, डिफेक्ट का मतलब होता है कि जैसे कि आपको पहले बताया कि हमारा पावर यानी कि हमारा एकोमोडेशन पावर होता है, यानी कि हम लोग नियर यानी कि सामने का वस्तु को देख सकते हैं और दूर का वस्तु को भी देख सकते हैं, ठीक है। वो कैसे होता है, हमारा जो फोकल लेंथ है वो आई का, ठीक है, वो चेंज करके, और ये किसके द्वारा होता है, ये सिलियरी मसल्स के द्वारा होता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे लेंस है ना, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये जो फ्लेक्सिबल होता है ना, ये फ्लेक्सिबल कभी कभी क्या होता है कि कम हो जाता है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जैसे कि मान लीजिए ये किसी का मतलब छोटा हो गया लेंस और छोटा होकर ही रह गया, ठीक है, या अगर बड़ा हो गया तो बड़ा होकर ही रह गया, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है। तो जब ऐसा होता है ना कि छोटा हो गया या तो बड़ा ही हो गया, ठीक है, तो सिर्फ किसी एक टाइप का वस्तु को दिखाई देगा, या तो आपको सामने का दिखाई देगा या तो किसी को सिर्फ दूर का दिखाई देगा, ठीक है। तो इस टाइप का अगर कुछ दिक्कत होने लगेगा तो उसको बोलते हैं डिफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, डिफेक्ट, यानी कि दृष्टि दोष, ठीक है। यानी कि वस्तुओं को निकट तथा दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दृष्टि दोष बोलते हैं, ठीक है।
ठीक है, यानी कि व्हेन द पर्सन कैन नॉट सी द नियर ऑब्जेक्ट और फार ऑब्जेक्ट, ठीक है, इट इज कॉल्ड द डिफेक्ट। अब डिफेक्ट आपका दो टाइप का होता है, ठीक है, एक आपका होता है मायोपिया और एक आपका होता है हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। देखिए मायोपिया को इंग्लिश में और एक नाम होता है शॉर्ट साइटनेस और हिंदी में इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं, और जो हाइपरमेट्रोपिया होता है उसको हम लोग लॉन्ग साइटनेस बोलते हैं, या इसको हम लोग दूरदृष्टि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? दूरदृष्टि भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आपका मायोपिया यानी कि शॉर्ट साइटनेस या निकट दृष्टि दोष क्या होता है, ठीक है। देखिए द डिफेक्ट ऑफ आई इन विच द पर्सन कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट बट कैन नॉट सी द फार ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड द मायोपिया, ठीक है। मतलब ये हुआ कि मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष उसको कहते हैं जिसमें व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, इसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जो निकट दृष्टि दोष होता है आपका शॉर्ट साइटनेस, ये आपका होता क्यों है, ठीक है। इसका काउजेस क्या है? तो इसका जो काउजेस है आपका देख सकते हैं कि आई बॉल बिकम लार्ज, ठीक है। ये जो आई बॉल है मतलब जो लेंस का जो बॉल है, ठीक है। अब आई बॉल का मतलब थोड़ा आपको हम समझा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये आपका कोई लेंस है, ठीक है। तो अगर ये इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों से पूरा मोटा हो जाएगा, फूल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला बॉल होता है आई बॉल, ठीक है, जो फूल गया दोनों तरफ से, ठीक है ना। तो ये आई बॉल जो है ना, ये वाला चीज क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में बढ़ जाता है, आई बॉल बिकम लार्ज, यानी कि ऐसा बीच में फूल गया, ठीक है ना। तो ऐसे फूल गया तो वैसे ही रहेगा, ठीक है, और ऐसे फिक्स हो गया, ठीक है। अब दोबारा ऐसे पतला नहीं हो रहा है, मतलब मोटा हो गया, मोटा हो गया रह गया, पतला नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना। या दूसरा क्या होता है, फोकल लेंथ बिकम शॉर्ट। फोकल लेंथ देखिए, अब अगर अगर ये इसका आईबॉल बड़ा हो जाएगा तो इसका फोकल लेंथ देखिए, इसको ऐसे करेंगे तो इसका सेंटर यहाँ होगा तो फोकस सामने आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। ठीक है, मतलब लेंस इतना पतला रहेगा, ठीक है। जैसे कि अगर आपका लेंस ये पतला है, तो पतला है तो फोकल लेंथ क्या होगा, बहुत ही बड़ा होगा, क्योंकि इसका सेंटर बड़ा होगा, बहुत दूर में सेंटर होगा, फोकस भी दूर में होगा, ठीक है। और अगर ये बॉल अगर आपका बड़ा इस टाइप का अगर बॉल है तो इसका फोकस भी क्या होगा, सामने होगा, ठीक है ना। तो वही चीज है, यहाँ पर दो चीज है आपका, पहला हो गया आई बॉल बिकम लार्ज, दूसरा जो है आपका फोकल लेंथ बिकम शॉर्ट, ठीक है। मतलब ये हुआ कि नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना तथा फोकस दूरी का, यानी कि फोकस दूरी का क्या हो जाना, कम हो जाना, ठीक है। ये आपका काउजेस हो गया, मतलब इसका रीजन हो गया, ठीक है, क्यों होता है, कारण। नेक्स्ट इसका करेक्शन है। करेक्शन का मतलब हुआ कि इसका संशोधन, मतलब ये हुआ कि अगर किसी को निकट दृष्टि दोष हो गया तो उसको आप ठीक कैसे कीजिएगा, संशोधन कैसे कीजिएगा, ठीक है। तो उसके संशोधन के लिए है आपका क्या, कौन सा लेंस यूज करेंगे, तो कनकेव लेंस का जो गूगल है, ठीक है, और जो भी पावर आपका होगा, सुटेबल जो पावर है, ठीक है, उसके हिसाब से, यानी कि अपने पावर के हिसाब से, ठीक है। जैसे कि इसको कितना पावर इसका बढ़ गया है, देखिए निकट दृष्टि उसमें क्या होता है ना कि आपका पावर बढ़ जाता है, ठीक है। ऐसा होने से क्या होगा, इसका पावर ज्यादा है, इसका पावर कम है। इसका फोकल लेंथ कम होगा मतलब पावर ज्यादा है, इसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा मतलब पावर कम है। बताए थे लाइट चैप्टर में कि फोकल लेंथ पावर का क्या होता है, उल्टा होता है, यानी कि पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ मेजर इन द मीटर, ठीक है। तो क्या होता है कि इसका पावर बढ़ जाता है, ठीक है। तो पावर को घटाने के लिए हम लोग कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं, क्योंकि उसका नेगेटिव पावर होता है, ठीक है। बताए थे आपको लाइट चैप्टर में, ठीक है ना। तो चलिए ये तो हो गया आपका करेक्शन, ठीक है। चलिए अब कैसे होता है जरा इसको देखते हैं डायग्राम के माध्यम से, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या है कि जैसे आपको बताया कि ये मायोपिया में नियर ऑब्जेक्ट को देख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई नियर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखिए नियर ऑब्जेक्ट का यहाँ पर इमेज क्या हो जा रहा है, रेटिना में बन जा रहा है, ठीक है। इस तरह से लाइट जा रहा है यहाँ पे, ये लेंस से पास हो रहा है और रेटिना में क्या हो जा रहा है, इमेज बन जा रहा है, ठीक है। तो नियर ऑब्जेक्ट का आपका इमेज कहाँ पर बन रहा है, रेटिना में बन जा रहा है। मतलब ये हुआ कि मायोपिया वाले पर्सन को नियर ऑब्जेक्ट को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। अब देखते हैं फार ऑब्जेक्ट, ये क्या आपका फार ऑब्जेक्ट है। तो फार ऑब्जेक्ट से अच्छा एक चीज कि नियर ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकलती है ना वो फैलती हुई आती है, और जो फार से आती है दूर से, वो आपकी समांतर आती है, यानी कि पैरेलल आती है। तो देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो पावर इसका बढ़ गया है, पावर एक्चुअली पावर का मतलब ये हुआ कि जो लाइट को बेंड करने के जो कैपेसिटी होता है, यानी कि जो क्वालिटी होता है वो होता है पावर, ठीक है। अगर किसी लेंस का पावर ज्यादा होगा तो जो लाइट को बेंड करने का मतलब मोड़ने का जो कैपेसिटी है ना वो उसके पास ज्यादा होगा, और अगर पावर कम है मतलब ये हुआ कि लाइट को मोड़ने का कैपेसिटी कम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पावर क्या है, इसके ज्यादा है, तो ज्यादा है इसकी वजह से क्या है कि देखिए ये तो समांतर आ रहा है, ये फैलते हुए आ रहा था इसलिए इसका इमेज यहाँ पर बना दिया। अब ये दूर से आ रहा है तो समांतर आएगा, पैरेलल आएगा। तो क्या करेगा, इसको रेटिना में ना बना के क्या करेगा, इसका पावर ज्यादा होने की वजह से इसको आगे ही मोड़ देगा, यहीं पर मोड़ देगा, ठीक है। माने इसको यहाँ पे मोड़ना था लेकिन ये क्या है, यहाँ पर मुड़ गई। जैसे कि होता है ना किसी किसी गाड़ी में, जैसे कि मान लीजिए ब्रेक पूरा आपका टाइट है, ठीक है, और किसी का ब्रेक लूज है, ठीक है। तो ब्रेक अगर लूज है तो आपको जैसे कि यहाँ पर ब्रेक रुकना है आपको यहाँ पर, तो यहाँ जाकर रुकिएगा, ठीक है, समझ गए ना। अब किसी का मान लीजिए पूरा हार्ड ब्रेक है, आपको पता नहीं कि इसका ब्रेक पूरा फुल टाइट है, ठीक है, और आप लगा दी धड़क से, ठीक है, एकदम क्या हो गया, यहाँ पे आपको रुकना था, ठीक है। तो आप देखिए क्या होता है कि लोग जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे रुकना होता है ना, तो लोग पहले से थोड़ा ब्रेक लगाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर ब्रेक अप्लाई किए पहले, तो क्या कीजिएगा, जैसे ही ब्रेक अप्लाई कीजिएगा धड़ाप से यहीं पे रुक जाइएगा, ठीक है। अगर हार्ड ब्रेक है तो, ठीक है, पूरा टाइट है मान लीजिए, ठीक है,
तो वैसे ही पावर ज्यादा है तो आगे ही रुक गया, ठीक है। और अगर ब्रेक कम है, मान लीजिए उसका ब्रेक तो क्या हो गया है, तो थोड़ा ढीला हो गया, ठीक है ना, तो यहाँ पे रुकना था, ठीक है। तो अगर वो यहाँ पर भी ब्रेक अप्लाई करेगा तो हो सके तो यहाँ पे ना रुक के आगे जाकर रुकेगा, ठीक है ना। तो वही होता है कि इसका पावर बढ़ गया तो क्या है कि इसको आगे ही मोड़ दिया, यहीं पे इसका इमेज बन गया। पहले इसको बनना था रेटिना में, लेकिन रेटिना के आगे ही बन गया। अब बताइए, अगर रेटिना के पहले अगर आपका इमेज बन जाएगा तो क्या आपको दिखाई देगा? इसका जवाब क्या होगा? नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आपको हमने क्या बताया पहले कि जो इमेज बनता है वो कहाँ पर बनता है? रेटिना में बनता है, ठीक है ना। चलिए अब इसका करेक्शन कैसे करेंगे, ये तो आपका डिफेक्ट हो गया। करेक्शन के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसका इमेज यहाँ पर बन जा रहा है, मतलब इसका पावर क्या हो गया? बढ़ गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसका पावर को घटाना है। अब बताया कि आपको लाइट चक्र में कि पावर को घटाने के लिए, डिक्रीज करने के लिए हम क्या, कौन सा लेंस चूज करेंगे? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस में पावर तो पॉजिटिव होता है, वो तो और बढ़ा देगा, ठीक है। तो जिसमें नेगेटिव पावर होता है, नेगेटिव पावर किसमें होता है? कॉन्केव, कॉन्केव लेंस में, ठीक है। तो कॉन्केव लेंस का यूज करके हम क्या करेंगे? इसका करेक्शन करेंगे, ठीक है ना। कैसे? देखिए, अब यहाँ पे लगा दी कॉन्केव लेंस, ठीक है। जिसको भी डिफेक्ट हुआ है मायोपिया, उसको क्या करेंगे? कॉन्केव लेंस का चश्मा उसको हम लोग पहनाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए आपका क्या कोई कॉन्केव लेंस है, ठीक है। तो अब यहाँ से लाइट आ रहा है, ठीक है। अब ये क्या है कि ये पहले ही मुड़ जा रहा है, ठीक है। तो अब कॉन्केव लेंस करेगा क्या? देखिए, ये जो लाइट इस तरह से जो जा रहा था, है ना, इसको क्या करेगा? थोड़ा सा ही फैला देगा, क्योंकि कॉन्केव लेंस बताए थे आपको हम, लाइट को फैलाता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? लाइट को यहीं पर फैला देगा। तो जब लाइट को ये फैलाएगा तो इसको पहले ही जैसे कि यहाँ मुड़ रहा था ना, तो चूंकि ये फैला दिया है, तो जब फैला दिया है ना, तो इसको थोड़ा मोड़ने में तो टाइम लगेगा ना। तो यहाँ पर जो मुड़ रहा था वो अब यहाँ पर मुड़ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि रेटिना में मुड़ जाएगा, ठीक है। अब ये एक्चुअल एकदम एक्यूरेटली कैसे होता है? तो पहले जैसे कि लेंस, आईलेंस का पावर को पहले चेक किया जाता है, ठीक है। और उसके हिसाब से कितना पावर का चश्मा लगना चाहिए, ठीक है, ये डॉक्टर सब कुछ करके देता है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? इसका करेक्शन हो जाएगा, इसका इमेज कहाँ पर बन जाएगा? रेटिना में बन जाएगा, ठीक है। अब आपको आराम से क्या होगा? दिखाई देगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि एक्चुअली इसका हो क्या रहा है कि अगर इसके लिए हम देखेंगे तो इस लेंस के लिए यहाँ से लाइट जा रही है इस तरह से, ऐसे जा रही है, ठीक है। और इसका वर्चुअल इमेज यहाँ पे बन रहा है। मतलब ये होगा कि एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो पर्सन है ना, ये यहाँ पर कोई डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का क्या होता है कि यहाँ पर सामने में क्या होता है कि उसका इमेज बन जाता है, ठीक है। ये देखिए क्या हुआ, यहाँ पर इमेज बना। अब डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना ना, उस इमेज को ये पर्सन क्या करता है? देखता है। मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, और उस इमेज हमारे रेटिना में बनता है, और उसको देखता है मायोपिया वाला पर्सन, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, ये क्लियर है आपका, ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा आपका क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग साइटनेस, या इसको दूरदृष्टि बोलते हैं, ठीक है। देखिए लॉन्ग साइटनेस में क्या हो रहा है? द डिफेक्ट ऑफ आई इन विच द पर्सन कैन सी द फार ऑब्जेक्ट बट कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड द हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। मतलब ये हुआ कि दूरदृष्टि दोष हम लोग ऐसा दृष्टि दोष होता है कि जिसमें जिसमें जो पर्सन आपका होता है ना, वो निकट की वस्तु को, सॉरी, दूर की वस्तुओं को देख सकता है, ठीक है। मतलब फार ऑब्जेक्ट को देख सकता है, बट वो नियर ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, मतलब सामने की वस्तुओं को नहीं देख सकता है, ठीक है ना। अब इसमें रीजन क्या होता है? इसका काउजेस क्या है? तो इसका जो काउजेस है आपका, जैसे कि आपका आईबॉल बिकम स्मॉल, यानी कि जो आईबॉल है वो छोटा हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। और अगर आईबॉल अगर छोटा हो जाएगा, मतलब पतला हो जाएगा, लेंस अगर पतला हो जाएगा, तो इसका जो फोकल लेंथ है वो क्या होगा? बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वही है कि दूसरा में कि फोकल लेंथ लार्ज, फोकल लेंथ बीकॉम, या बीकॉम में लिखिए, जगह नहीं आप लिखिएगा, ठीक है, सेंटेंस बना के। फोकल लेंथ बिकम लार्ज, मतलब फोकल लेंथ क्या होगा? बहुत ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। अब फोकल लेंथ बड़ा होगा तो इसका मतलब पावर क्या होगा? पावर कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए करेक्शन क्या है इसका। करेक्शन में है इसका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्यों? क्योंकि इसका पावर कम हो गया। अब पावर को अगर बढ़ाना है तो कौन सा लेंस यूज करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का पावर क्या होता है? प्लस में होता है, पॉजिटिव में होता है, ठीक है। चलिए ये तो समझ में आ गया आपको। अब हम देखते हैं क्या, डायग्राम के माध्यम से कि डिफेक्ट कैसे हो रहा है और कैसे इसका ठीक किया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई आपका फार ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सर हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि फार ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है रेटिना में, ठीक है। तो ये फार ऑब्जेक्ट का लाइट आ रहा है और रेटिना में इमेज बन जा रही है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर दिक्कत देखिए, ये है नियर ऑब्जेक्ट, यहाँ से लाइट निकला, कहाँ पर इमेज बन गया? रेटिना के ऊपर बन गया, पीछे बन गया, ठीक है। इसको बनना था रेटिना में, लेकिन रेटिना के पीछे बन गया, तो क्या दिखाई देगा? इसको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पर रेटिना के पीछे इसलिए बन जा रहा है क्योंकि इसका पावर क्या हो गया? कम हो गया। फोकल लेंथ लार्ज का मतलब क्या हुआ कि पावर कम हो गया इसका, ठीक है ना। तो अब पावर अगर कम हो गया, मतलब लाइट को बेंड करने का, मोड़ने का जो कैपेसिटी है, पावर वो कम हो गया, ठीक है। तो देखिए अगर इसका मोड़ने का कैपेसिटी कम हो गया है ना, तो इसको यहाँ पर मोड़ना था, लेकिन ये इसको यहाँ पर मोड़ देगा, ठीक है। क्योंकि लाइट यहाँ पर क्या आ रहा है? पहले से ही फैलता हुआ आ रहा है, क्योंकि ये पहले आ रहा था इसीलिए इसको मोड़ दिया। अब यहाँ पर लाइट फैलता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो जब फैलता हुआ आ रहा है तो इसको यहाँ पर मोड़ना था, तो यहाँ पर मोड़ देगा, तो इसको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो गया। चलिए अब इसको ठीक कैसे करेंगे? देखिए इसका करेक्शन में क्या है कि इसका हम कॉन्वेक्स लेंस का करेक्शन, अच्छा कि पीछे जो डायग्राम था जो बनाए, जो छपा हुआ था यहाँ पर, ठीक है, वो गलत था यहाँ पर, ठीक है, बता दे रहे आपको हम, क्योंकि उसमें गलती ये हो गया था, उसमें जो हम दिखाए थे कि
फार ऑब्जेक्ट का दिखा दिए थे, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट फार से आ रहा है, ठीक है, तो वाला डायग्राम गलत था, ठीक है ना, सॉरी उसके लिए, ठीक है, हम दूसरा डायग्राम बना दिए, ठीक है। देखिए ये डायग्राम, ठीक है, यहाँ पर क्या है कि देखिए अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख दिए, नियर में रख दिए, ये नियर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखिए जब नियर ऑब्जेक्ट से जब लाइट आएगा तो ये फैलते हुए आ रहा है, ठीक है, फैलते हुए आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे लगा दिए आगे में क्या, कॉन्वेक्स लेंस। पहले क्या हो रहा था, लाइट यहाँ बैंड हो रहा था, ठीक है ना, मतलब पावर इसका कम था। अब यहाँ पर पावर को बढ़ा दिए, ले भाई डबल लेंस, मतलब ये हुआ कि एक तो लेंस पहले से ही है आपका, ले और एक लेंस लगा दिए, ठीक है, पावर को बढ़ाने के लिए। ये पावर नहीं बढ़ा पा रहा है तो ले भाई डबल बूस्टर, ठीक है ना। अब क्या है कि जब लगा दिए यहाँ पर, ठीक है, तो क्या करेगा कि जो लाइट फैल रहा था, ठीक है, अब इसको क्या करेगा, ये इस तरह से थोड़ा सा मोड़ देगा, मतलब जो लाइट ऐसे जा रहा था, ठीक है, उसको मोड़ेगा उसको, ठीक है। तो मोड़ेगा तो क्या करेगा ना, वो पैरेलल भेज देगा, क्या करेगा, ये लाइट को ये समांतर भेज देगा, ठीक है। अब जब ये लाइट को समांतर भेजेगा तो ऐसा पढ़ाए थे, एक पॉइंट पढ़ाए थे आपको कि जब किसी कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखते हैं, तो उसको इमेज कहाँ पर बनता है, इंफिनिटी बनता है, मतलब दूर में बनता है, ठीक है। तो ये हुआ कि जब सामने रहेगा तो इसका जो इमेज है ना कहाँ पर बन जाएगा, पीछे तरफ बन जाएगा, इसको समझिए इस तरह से इंफिनिटी बन जाएगा। मतलब ये हुआ कि जो इसका इमेज बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, दूर पे बन जाएगा, इधर इस तरफ बनेगा, बहुत दूर में, ठीक है। अब उससे लाइट आ रहा है, ठीक है। अब क्या है कि देखिए अब लाइट समांतर आ रहा है, ठीक है। अब जब लाइट आपका समांतर आएगा तो इजीली क्या होगा, फोकस पे बन जाएगा इमेज, सॉरी रेटिना बन जाएगा इमेज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब इसका इमेज है ना रेटिना में इजीली आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अब जो है ना इस हाइपरमेट्री वाला पर्सन को आसानी से ये ऑब्जेक्ट को उसको दिखाई देगा, ठीक है, समझ में आ गया ना। यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ पर पावर इसका कम था, पावर को बढ़ाने के लिए क्या कर दिए, कॉन्वेक्स लेंस लगा दी, क्योंकि इसका पावर प्लस होता है, पावर को बढ़ाता है, ठीक है ना। और इसका ये एक्चुअली किया क्या, इस ऑब्जेक्ट का इमेज को बना दिया इन्फिनिटी में, और उस इन्फिनिटी का इमेज कहाँ पर बन रहा है, रेटिना में हो रहा है। मतलब इसमें एक्चुअली ये हो रहा है कि हम क्या करते हैं, एक्चुअली ऑब्जेक्ट को नहीं देखते हैं, ठीक है ना। मतलब अगर हाइपरमेट्रिया किसी को हो गया ना तो एक्चुअली ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट को नहीं देखता है, बल्कि उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है डिस्टेंस में, मतलब डिस्टेंस में, ठीक है, इन्फिनिटी में, तो उसका इमेज उसके रेटिना में बनता है और वो उसको देख पाता है, ठीक है ना। ये बात क्लियर है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रेक वाला एग्जांपल फिर से वही बात, ठीक है, कि जैसे कि आपका मान लीजिए इसमें क्या हो कि इसका ब्रेक कम हो गया, मतलब ब्रेक शूज का थोड़ा किया गया है, समझिए पतला कम हो गया, कमजोर हो गया, ठीक है। तो क्या है कि जैसे कि आपको वही बताएं हम कि जैसे कि यहाँ पर आपको रुकना था तो यहाँ पर ब्रेक अप्लाई करेंगे, ठीक है, आसानी से रुक जाएंगे। लेकिन इसका ब्रेक शू थोड़ा क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो ब्रेक अप्लाई किया यहाँ पर, तो कहाँ जाकर रुकेगा, हो सके तो उस पार में जाकर के रुकेगा, ठीक है। तो वही घटना यहाँ पर होता है, पावर कम हो गया, ब्रेक शू कम हो गया है, मतलब पावर कम हो गया, पावर कम हो गया तो ये यहाँ पे मोड़ देगा, यहाँ पर रुक नहीं पाएगा, इसको रुकना है यहाँ पर, लेकिन स्टॉप यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे रुकेगा। तो वैसे ही लाइट को मुड़ना था यहाँ पे तो यहाँ पर मुड़ेगा, ठीक है। वो जस्ट एग्जाम्पल था, ठीक है, ये सारी अलग में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए अब देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, यानी कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर आपका प्रिज्म क्या होता है, ठीक है। देखिए आपने पीछे क्लास में तो यानी कि लाइट चैप्टर में तो पढ़ा होगा कि जिसमें मिरर बताए थे आपको और लेंस बताए थे, ठीक है। अब ये प्रिज्म क्या होता है, ठीक है, समझिए इसको। देखिए प्रिज्म क्या होता है कि एक्चुअली जिस टाइप का ये दिख रहा है ये रियल लाइफ में वैसे नहीं होता है, ठीक है। ये आपका कुछ इस तरफ से होता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, इस टाइप से होता है, इस तरह से, ये मतलब कुछ इस तरह से, एक मिनट, ठीक है, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये आपका 3D शेप होता है, ठीक है, इस टाइप से प्रिज्म होता है, ठीक है। जैसे कि आपके एग्जांपल के लिए ये हम डस्टर मान लेते हैं, ठीक है। देखिए ये जो आपका डस्टर है, देखिए इसमें क्या है आपका जैसे कि ये आपका इधर मान लीजिए आपका रेक्टेंगुलर है, इधर भी रेक्टेंगुलर है, इधर भी रेक्टेंगुलर है, नीचे भी रेक्टेंगुलर है, ठीक है, और इधर भी रेक्टेंगुलर है और इधर भी रेक्टेंगुलर है, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए प्रिज्म में क्या होता है, एक ऐसा मतलब एक 3D शेप, ठीक है, एक ऐसा 3D, और वो किसका होता है, ग्लास का होता है, ठीक है। जिसमें आपका क्या होगा कि ये जो आपका रेक्टेंगुलर दिख रहा है ना, वो आपका 3 गो रेक्टेंगुलर फेस रहेगा, एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा और एक इधर रहेगा। यानी कि जैसे कि एक आपका हो गया कोई घर, इस तरह का कोई घर, तो घर का शेप किस टाइप का होता है, वो बिल्कुल वैसे ही, एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा, एक नीचे रहेगा, तीन आपका क्या रहेगा, तीन गो आपका रेक्टेंगुलर फेस रहेगा, ठीक है। और सामने का जो आपको दिखाई दे रहा है ना, वो आपका ट्रेंगुलर शेप रहेगा, सामने का क्या रहेगा, इस तरह का सामने का आपका ट्रेंगुलर शेप रहेगा, एक सामने का एक उस पार का रहेगा, दो आपका ट्रेंगुलर शेप हो गया। और इस तरह का जो रेक्टेंगुलर दिख रहा है, एक इस साइड में हो गया, एक इस साइड हो गया और एक नीचे वाला हो गया। तो तीन गो फेस इस तरह से रहेगा, ठीक है ना। तो प्रिज्म इज क्या है, तो प्रिज्म इज अ पीस ऑफ ग्लास हैविंग द थ्री रेक्टेंगुलर फेसेस एंड टू द ट्रायंगुलर फेसेस, ठीक है। यानी कि प्रिज्म क्या होता है, तो प्रिज्म एक कांच का टुकड़ा होता है जिसमें आपका तीन आयताकार फलक होती है और दो त्रिभुजाकार फलक होती है, उसे हम प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। तो बार बार इस तरह का हम प्रिज्म ड्रॉ नहीं करेंगे, हम बस उसका सिर्फ सामने का जो फ्रंट का पार्ट देखेंगे। जैसे कि आपका अगर इसको आप सामने से देखिएगा ना तो ये एक रेक्टेंगल जैसा दिखेगा, ठीक है, क्योंकि सामने में कैसा फेस है, रेक्टेंगुलर फेस है। तो वैसे ही प्रिज्म का जो सामने का जो फ्रंट फेस होता है ना, वो कैसा होता है, वो ट्रायंगुलर होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है कि आपका सिर्फ हम बार बार हम सिर्फ हम ट्रायंगुलर फेस को ही लेंगे, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई आपका लाइट जा रहा है, ठीक है। तो देखिए जो लाइट जाता है उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए अब लाइट का रिफ्रैक्शन का यहाँ पर थोड़ा देखिए, जब लाइट आपका एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो लाइट क्या होगा, बैंड होगा, ठीक है। अब ये बाहर में रेयर मीडियम है, अंदर में डेंसर मीडियम है, क्योंकि अंदर में क्या है, कांच है, कांच का बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए जैसे ही अब यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ किए, ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ किए, तो जब नॉर्मल ड्रॉ किए तो ये नॉर्मल की तरफ क्या हो गया, बैंड हो गया, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। तो ये नॉर्मल की तरफ ये देखिए आपका इधर थोड़ा सा बैंड हो गया, इसको जाना था उधर लेकिन ये थोड़ा सा इधर बैंड हो गया, नॉर्मल फिर बैंड हो गया, ठीक है। अब ये लाइट यहाँ से इधर जा रही है इस तरफ, ठीक है। अब यहाँ से इसको फिर बाहर निकलना है, इसको क्या निकलना है, वहां से बाहर निकलना है। तो जब यहाँ से बाहर निकलेगा, अब अंदर में क्या है, डेंसर है, और बाहर में क्या है, रेयर है, ठीक है। अगर आप लाइट चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो जाके प्लीज आप बोल रहे हैं आपको देख लीजिए एक बार, ठीक है ना, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर डेंसर से क्या हो रहा है, रेयर में जा रहा है, ठीक है। तो जब डेंसर से अब रेयर में जा रहा है तो नॉर्मल से क्या होगा, दूर हटेगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला नॉर्मल है, ये पहले एन डैश एक पहला नॉर्मल है, और जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो उसके लिए एन डबल डैश और एन ट्रिपल डैश ये एक नॉर्मल है, ठीक है। अब देखिए ई लाइट इस तरह से जा रहा है, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल से देखिए दूर हट गया, नॉर्मल से क्या हो गया, दूर हट गया, और ये इधर चला गया, ठीक है। तो जो लाइट आपका बाहर निकल गया उसको हम लोग इमरजेंट रे कहते हैं। कौन सा रे कहते हैं उसको, इमरजेंट रे, यानी कि ये लाइट आपका क्या हुआ, बाहर निकल गया, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब इधर ये जो आपका इंसिडेंट रे था इसको एक्चुअली में उस तरफ जाना था, लेकिन ये इधर चला गया, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका है इंसिडेंट रे, ठीक है, ओरिजिनल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है, यानी कि इंसिडेंट रे का जो ओरिजिनल पाथ है और जो आपका इमरजेंट रे, ठीक है, उसके बीच में जो एंगल बनता है ना, ये वाला एंगल, ठीक है, इस एंगल को हम लोग थीटा से लिखते हैं। क्या क्या लिखते हैं इसको, ये वाला एंगल को हम लोग लिखते हैं थीटा से, ठीक है। और थीटा का मतलब होता है कि एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि इसको विवर्तन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। अगर आपसे कोई पूछेगा कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है भाई, तो बोलेंगे कि इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे का जो ओरिजिनल पाथ के बीच में जो आपका एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है ना। द एंगल बिटवीन द इमरजेंट रे एंड द ओरिजिनल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे, इट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है ना। ऐसा ही पढ़े थे एक आपका जब ग्लास स्लैब से जब लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ था तो वहां पर क्या हुआ था, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ था, ठीक है, याद है आपको शायद। तो चलिए ये तो आपका एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, आपका समझ में आ गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से आपका लाइट का रिफ्रैक्शन होता है आपका किसमें, रिंग में, ठीक है। एक बार यहाँ पर हुआ, एक बार यहाँ पर हुआ, दो बार रिफ्लेक्शन यहाँ पर हुआ, ठीक है, यानी कि दो बार अपवर्तन हुआ। अब देखिए आपका डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म, यानी कि प्रिज्म से प्रकाश का विक्षेपण, ठीक है। अब देखिए विक्षेपण क्या होता है, प्रिज्म से प्रकाश का विक्षेपण होता है। इसमें सिर्फ समझे कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है। अब समझेंगे कि यहाँ पर डिस्पर्सन होता क्या है, ठीक है। अब प्रिज्म से जब लाइट को पास करते हैं ना तो उसका डिस्पर्सन भी होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक व्हाइट लाइट जा रहा था इस तरह से, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर व्हाइट लाइट गया तो अब यहाँ पर क्या हो गया, इस तरह से ये बढ़ गया, क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा कि जो व्हाइट लाइट है ना वो कलर्ड होता है, यानी कि उसमें 7 रंग होते हैं। व्हाइट कलर जो है ना वो यानी कि वो सिंगल कलर नहीं है, ठीक है। अगर आपको वीडियो नहीं देखे हैं तो क्लास 7 का भी आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आपको हम बता दे रहे हैं कि की जो आपका व्हाइट लाइट है ना वो 7 रंगों का क्या होता है, आपका मिश्रण होता है। कलर व्हाइट कलर लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर, ठीक है। और क्या क्या होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। तो क्या होता है ना कि वो सातों रंग यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा ऐसा, ठीक है। सातों रंग क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सबका अपना अपना अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ के हिसाब से, ठीक है। देखिए क्या होता है कि सबका सभी कलर का जितना भी आपका लाइट है सबका वेवलेंथ एक जैसा नहीं होता है। कहने का मतलब ये कि सबका स्पीड एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। सब लाइट का अपना अपना यानी कि अलग अलग स्पीड होता है, ठीक है। और अलग अलग स्पीड यानी कि अलग अलग वेवलेंथ होने की वजह से क्या होता है, उसका डिस्पर्सन हो जाता है, ठीक है, मतलब मुड़ जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए कि जो आपका वायलेट कलर है, ठीक है, उसका वेवलेंथ सबसे लो होता है, यहाँ पर लिख दिए कि लो वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ क्या होता है, वायलेट कलर का सबसे कम होता है, लो वेवलेंथ, ठीक है। और जो रेड कलर होता है ना उसका वेवलेंथ बहुत ही हाई होता है, ठीक है। अब देखिए रेड का वेवलेंथ हाई होता है तो इसीलिए क्या होता है ना, ये जल्दी मुड़ता नहीं है, ठीक है। मतलब इसका वेवलेंथ ज्यादा है तो जल्दी से मुड़ेगा नहीं, ठीक है। और फिर धीरे धीरे क्या है आपका, उसके बाद वेवलेंथ कम होती जाए, ठीक है। लास्ट में सबसे कम है किसका वेवलेंथ, आपका वायलेट का, ठीक है। तो वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है, इसकी वजह से ना वो ज्यादा मुड़ जाता है, ठीक है, इसलिए सबसे नीचे है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। इसको याद रखने का आसान तरीका है विप जीरो, नीचे से लिखिएगा विप जीरो, ठीक है। बी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो चलिए एक बार डिफिनेशन देख लेते हैं आपका डिस्पर्सन लाइट का क्या बोल रहा है। और कि व्हेन द व्हाइट लाइट पास थ्रू ए प्रिज्म देन इट डिवाइड इनटू 7 कलर, इट इज कॉल्ड द डिस्पर्सन ऑफ लाइट। मतलब ये हुआ कि जब किसी व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो वो 7 रंग में विभक्त हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का क्या कहते हैं, चला गया, डिस्पर्सन कहते हैं। डिस्पर्सन यानी कि विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। किसी किसी किताब में यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा कि
देन इट डिवाइड इनटू 7 कलर, देन इट स्प्लिट इनटू, ठीक है ना, बहुत कुछ रहेगा यहाँ पे, अपना अपना जो लैंग्वेज होता है उसके हिसाब से आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ये हो कि जब कि श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से प्रवाहित होती है तो 7 रंगों में विभक्त होती है। इसी घटना को हम प्रकाश का क्या कहते हैं, विक्षेपण कहते हैं, ठीक है, वर्ण विक्षेपण कहते हैं इसी को। चलिए आपको समझते हैं एक नया वर्ड यहाँ पर, स्पेक्ट्रम। क्या होता है आपका स्पेक्ट्रम, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर जो 7 कलर जाएगा, जैसे कि आपका यहाँ पर अगर लाइट आपका जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो लाइट आपका जाएगा ना इस जगह से, ठीक है, आपकी आंखों के सामने में, ठीक है, तो वो आपको लाइट दिखेगा नहीं, ठीक है। अगर वो किसी दीवार पे जाकर के टकराएगा तो फिर आपको दीवार में दिखेगा, मतलब कुछ स्क्रीन चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, जहाँ पे लाइट टकराएगा और दिखेगा। तो इसी यहाँ पर 7 रंग को देखने के लिए यहाँ पर एक व्हाइट स्क्रीन लेते हैं, जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्पेक्ट्रम। यानी कि यहाँ पर सातों रंग क्या होगा का कलर यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो जिसमें आपका सातों रंग का कलर दिखता है जिस स्क्रीन में ना, उसी स्क्रीन को बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। यानी कि इसको बोलते हैं कि द बॉन्ड ऑफ 7 कलर व्हिच इज ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इट इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम। यानी कि 7 रंग का पट्टी, ठीक है, यानी कि 7 रंगों के पट्टी को ही हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये बातें समझ में आ गई आपको, ठीक है ना। चलिए क्लियर है, आपको समझ में आ गया, याद रखिएगा सब, ठीक है ना। वायलेट का आपका वेवलेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, और रेड का वेवलेंथ आपका कम होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका आता है इस तरह का, जैसे कि जो डेंजर का साइन होता है, ठीक है, तो जो डेंजर का साइन है वो हमेशा आपका रेड कलर का होता है, ठीक है। तो रेड कलर का मतलब सही डेंजर क्यों लिखा जाता है, ठीक है, उसके पीछे का क्या रीजन है। तो उसका रीजन ये है कि जो आपका वेवलेंथ होता है ना रेड कलर का, वो बहुत ही हाई होता है, और हाई होने की वजह से क्या है ना कि वो बहुत दूर तक जा सकता है, ठीक है ना। मतलब उसका जल्दी से रिफ्रैक्शन नहीं होगा, डिस्पर्शन नहीं होगा, मतलब जल्दी से मुड़ेगा माड़ेगा नहीं, ठीक है, बहुत दूर तक लाइट जाएगा। इसीलिए डेंजर का साइन रेड कलर से ही होता है, ताकि आपको बहुत दूर से ही दिखाई देगा कि भाई वहाँ डेंजर है, वहां आपको नहीं जाना है, ठीक है ना। समझ में आ गया। देखिए रेनबो यानी कि इंद्रधनुष, ठीक है। देखिए इंद्रधनुष क्या होता है, देखिए बरसात के दिनों में जो है ना आपको इंद्रधनुष दिखाई मिलता है, जब आपका बरसात खत्म हो जाता है, या कभी कभी बरसात के समय में दिखाई मिलता है, ठीक है, इंद्रधनुष, ठीक है। लोग बोलते हैं कि राम का धनुष आ गया, ठीक है। तो चलिए समझते हैं यहाँ पर आखिर फिजिक्स क्या कहता है कि आपके इंद्रधनुष के बारे में, ठीक है। तो देखिए रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम फॉर्म्ड इन द स्काई बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि सनलाइट का डिस्पर्सन के कारण आपका क्या होता है, इंद्रधनुष बनता है आपका स्काई में, ठीक है। और ये आपका क्या होता है, एक नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। माने ये होगा कि इंद्रधनुष एक आपका नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है, एक प्राकृतिक क्या होती है, स्पेक्ट्रम होती है, जो आपका क्या होती है, सूर्य का यानी कि सूर्य के प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण बनती है, ठीक है। अब ये सूर्य का प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल के कारण होता है। अब वाटर का मॉलिक्यूल के कारण क्यों होता है, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल एक प्रिज्म के जैसा काम करती है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, आगे लिखा हुआ कि इट इज फॉर्म्ड इन द रेनी सीजन आफ्टर द रेन एंड इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सन, ठीक है। ये हमेशा आपका बरसात के दिनों में ही बनता है, और ये बरसात खत्म होने के बाद, यानी कि जब बरसात जब खत्म हो जाएगी, यानी कि जब आपका हैवी रन होगा, ठीक है, तो हैवी रन जब आपका हो जाएगा, तो हैवी रन होने के बाद क्या होता है कि जब आपको वाटर का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, वो हल्का हल्का वाटर का मॉलिक्यूल आपका क्या होती है ना कि एटमॉस्फेयर में रहती है, ठीक है। तो वही एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल से जब आपका सनलाइट पार होती है ना, तभी आपका उसका डिस्पर्सन होता है, और आपका क्या बनता है, रेनबो बनता है, ठीक है। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, आगे आपका बोल रहा है कि इसका मतलब किस तरह से बनता कैसे है। तो व्हेन द सनलाइट पास थ्रू द प्रिज्म, पास थ्रू द वाटर मॉलिक्यूल, देन it disperse into 7 color, ठीक है, by the molecules of the water, because these water molecules work as so many small prism and so finally rainbow is formed in the sky, ठीक है। मतलब ये बोला कि जब आपका क्या होता है कि ये जो सनलाइट है ये वाटर का मॉलिक्यूल से जब आपका पार होती है, ठीक है, तो जब वाटर का मॉलिक्यूल से जब पास होती है, तो ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये बहुत सारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है, ये एक नहीं होता है, ये बहुत सारा होता है, ठीक है। और ये बहुत सारे छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये क्या करती है, स्मॉल प्रिज्म के जैसा काम करती है। क्या क्या काम करती है, छोटे छोटे प्रिज्म के जैसा काम करती है, और मल्टीपल डिस्पर्सन करता है, यानी कि सभी क्या करती है, डिस्पर्सन करती है, ठीक है। अब इसीलिए क्या होता है, उसका रेनबो बन जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये फिगर के माध्यम से कि किस तरह से ये हो रहा है, ठीक है। देखिए ये आपका कोई सन है, और ये एक वाटर का क्या है, मॉलिक्यूल है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो देखिए जब आपका सनलाइट इस तरह से आ रहा था, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये वाटर का मॉलिक्यूल क्या काम किया, प्रिज्म के जैसा काम किया, ठीक है। और प्रिज्म के जैसा काम करने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर उसका डिस्पर्सन हो गया। अब जब इसका यहाँ पर डिस्पर्सन हो गया, ठीक है, तो डिस्पर्सन होने से यहाँ पर क्या हुआ, इस तरह से क्या हो गया, डिस्पर्सन होने से जब इसका डिस्पर्सन हुआ तो इस तरह से ये रंगों में डिवाइड हो गया। क्या हो गया, ये रंगों में डिवाइड हो गया, मतलब अलग अलग कलर में डिवाइड हो गया, ठीक है, इस तरह से, जैसे कि आपने प्रिज्म में पढ़ा होगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर होता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है आपका यहाँ पे,
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए, जब आपका कोई लाइट, आपको पता है कि जब कोई लाइट आपका क्या होती है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होती है, उसका रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। और अगर आपका डेंसर मीडियम से लाइट अगर आपका रियर मीडियम में जाएगा तो वो नॉर्मल से क्या होती है, दूर हटती है, यानी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये बात आपको पता है, ठीक है। तो चलिए आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर देखिए। तो क्या होता है कि जैसे कि अगर हम इस एंगल को क्या करते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं, इसको इधर करते हैं, यानी कि ये लाइट इस तरह से जा रहा है ना, अगर इसको हम यहाँ से भेजेंगे तो ये लाइट जो इस तरफ जा रहा था वो इधर जाएगा, ठीक है। चलिए इसको और बढ़ाते हैं, इधर से मारते हैं लाइट को, तो ये जो आपका रिफ्रैक्टेड लाइट है ये आपका ऐसे जाएगा, ठीक है, और बढ़ेगा, ठीक है। एक कंडीशन ऐसा होगा कि जब आपका जो रिफ्रैक्टेड जो लाइट है, ठीक है, वो बिल्कुल ऐसे सीधा जाएगा, ठीक है, एकदम सीधा जाएगा, यानी कि जो आर है ना वो कितना हो जाएगा, एकदम आपका 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल आर कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो जिस केस में आपका एंगल आर 90 डिग्री हो जाएगा, उस केस में क्या होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं उसको, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, और उसको हम लोग लिखते हैं सी से, क्रिटिकल एंगल, इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो देखिए बोलेंगे व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम देन दैट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एट व्हिच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री देन इट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, और द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। माने कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ही आपका क्रिटिकल एंगल हो जाएगा तब जब आपका क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है आपका, ये तभी होगा जब आपका लाइट डेंसर मीडियम से आपका रेयर मीडियम में जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अंदर में क्या है, डेंसर मीडियम है, ठीक है, अंदर में क्या है, डेंसर मीडियम है, क्योंकि ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, और बाहर में क्या है आपका, एयर है, ठीक है। तो बाहर में आपका रेयर मीडियम होगी, तो डेंसर से रेयर में हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए इसमें क्या हो रहा है। अब क्या करते हैं कि अगर इसको और बढ़ाते हैं, मतलब ये जो एंगल है क्रिटिकल एंगल को, इसको और बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसको क्रिटिकल एंगल को और थोड़ा सा भी अगर बढ़ा देंगे ना, तो ये लाइट का ना पूरा रिफ्लेक्शन हो जाएगा, मतलब जहां पर रिफ्रैक्शन होता है उसी जगह पर क्या होगा, आपका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम क्रिटिकल एंगल को बढ़ा देते हैं, ठीक है, क्रिटिकल एंगल को बढ़ाने से क्या होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तभी आपका क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको कैसे बोलेंगे, व्हेन अ लाइट गोज फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन इट्स क्रिटिकल एंगल। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन इट्स क्रिटिकल एंगल देन द लाइट इज रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, रिफ्लेक्ट नहीं, रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होती है, बहुत सारी घटना होती है, जैसे कि रोड है, ठीक है, रोड में जैसे कि आप गर्मी के दिन में देखिएगा, दूर से ही ऐसा लगता है कि पानी है वहाँ पे, ठीक है, मतलब दूर से देखिएगा तो ऐसा लगेगा कि वहाँ पर पानी है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब सामने जाइएगा ना तो वहाँ पर क्या होगा, कुछ नहीं दिखाई देगा, मतलब वहाँ पर पानी मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। ऐसा इसलिए होता है ना कि जब लाइट आपका पड़ता है, तो लाइट जब सन का आता है तो आकर के टकरा के ना वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है, ठीक है, यानी कि उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, इस तरह का होता है, ठीक है। अच्छा, जो आपके हिरन होती है, ठीक है, हिरन भी आपके इस तरह से आपके पानी की तलाश में गर्मी के दिनों में जो है ना दौड़ती रहती है, उसको लगता है कि वहाँ पर पानी है, लेकिन जब वो सामने जाएगी तो वहाँ पर क्या रहेगा, पानी नहीं रहेगा, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी यहीं पे लागू हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि डेंसर से रियर में जा रहा है, और जो कंडीशन आपको हम बताएं वो यहाँ पे लागू होता है, और यहाँ पर उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और जब आपके यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, अब ये लाइट यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब जब लाइट ये यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाएगा, अब इसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा, मतलब अब इस वाटर मॉलिक्यूल से लाइट क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा बैंड हो जाएगा, बैंड होगा ना, इस तरह से बैंड हो जाएगा, ठीक है। अब इसका यहाँ पर क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए, अब आपको पता है कि पहले से हम बोले थे कि जो डिस्पर्सन होता है वो सबसे ज्यादा किसका होता है, वायलेट कलर का होता है, यानी कि यहाँ पर आपको देखिएगा वायलेट, और यहाँ पर आएगा रेड, बाकी का जो भी कलर है वो यहाँ पर बीच में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या होता है, रेनबो बनता है, ठीक है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो बोलेंगे व्हेन द वाटर मॉलिक्यूल पास थ्रू द, इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, व्हेन द वाटर मॉलिक्यूल पास थ्रू, सॉरी, व्हेन द लाइट सनलाइट पास थ्रू द वाटर मॉलिक्यूल देन फर्स्टली द लाइट इज डिस्पर्स इनटू सेवन कलर, एंड आफ्टर दैट this dispersed light is reflected from the water molecule, and after that it when the this light come out from the water molecule then it refracts, मतलब refracted, and after that the rainbow is formed in the sky, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बनेगा, इसका रेनबो बन जाएगा, ठीक है। इस टाइप से कुछ आपका रेनबो बनेगा, ठीक है, मतलब इस टाइप से बनेगा, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ गया ना। तो ये आपका क्या होता है, आपका रेनबो बनता है, ठीक है। और ये हमेशा आपका क्या होती है, सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है।
मतलब ये हुआ कि अगर आपका पूरब की तरफ अगर आपका क्या है सन है, ठीक है, तो जो आपका रेनबो बनेगा किधर बनेगा, पश्चिम की तरफ बनेगा। और अगर पश्चिम की तरफ आपका सूरज है तो आपका रेनबो किधर बनेगा, पूरब की तरफ बनेगा, ठीक है। ज्यादातर केस में क्या होता है, आपका पश्चिम की तरफ ही आपका सूरज रहती है और रेनबो आपका किधर बनता है, पूरब की तरफ बनता है। कारण ये होता है ना कि ज्यादातर बरसात आपका रेनफॉल शाम को ही होता है, सुबह बहुत कम होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सुबह नहीं होता है, सुबह होता है, लेकिन ज्यादातर आपका क्या होती है, शाम को होती है। और शाम को जब आपका रेनफॉल होता है तो क्या होती है, रेनफॉल मान लीजिए अब रेनफॉल इधर से हो रहा है, ठीक है, पूरब से रेनफॉल हो रहा है, पश्चिम में सूरज है, पूरब पूरब तरफ से क्या हो रहा है, आपका रेनफॉल हो रहा है, ठीक है। तो लाइट आपका पूरा पश्चिम से पड़ रहा है, ठीक है। अब इधर से रेन वाटर आ गया, ठीक है, तो रेन वाटर इधर से आ गया मान लीजिए, ठीक है, तो क्या होगा ना कि उसका रेनबो आसानी से बन जाता है, ठीक है। लेकिन अगर रेन आपका इधर से ही आ रहा है तो थोड़ा कम चांस से बनता है, ठीक है। और जब पानी जब खत्म हो जाएगा, बरसात यानी कि जैसे कि पूरा हेवी रेन हो रहा है, वो पार हो गया, उसके बाद जो वाटर का मॉलिक्यूल जो भी आपका एटमॉस्फेयर में जो बिखरे रहेंगे ना, उस टाइम में उसका रेनबो बनता है, ठीक है। ऐसे आप भी रेनबो आप देख सकते हैं, जैसे कि कोई झरना वरना हो गया, ठीक है, तो वहां पर भी रेनबो आपको दिखाई मिलता है। जब झरना में जब पानी गिरता है ना, तो वहां पर भी पानी का मॉलिक्यूल्स क्या होती है, ऊपर उठती है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो जब पानी का मॉलिक्यूल्स ऊपर उठती है और अगर वहां पर लाइट पड़ता है, अगर सनलाइट अगर पड़ता है वहां पर, ठीक है, तो वहां पर भी आपको रेनबो दिखाई मिलेगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जब आप जैसे कि मुंह में पानी ले लीजिएगा, ठीक है ना, और आप उसको फूकिएगा, पानी को फुर्र करके बाहर फेंकिएगा ना, तो उस टाइम भी आपको रेनबो दिखाई मिलता है, ठीक है। तो इस ये हो गया, ठीक है, इस तरह से आपका रेनबो बनता है, ठीक है। देखिए अब आपका है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है। देखिए रिफ्रैक्शन का मतलब तो आप पहले ही पढ़े लिए होंगे, ठीक है। अब आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, ठीक है। देखिए रिफ्रैक्शन का माने क्या हुआ था कि जैसे कोई लाइट आपका जैसे कि लेंस से पास हो गया, ठीक है, तो उसका रिफ्रैक्शन हो गया यानी कि उसका बेंडिंग हो गया, ठीक है। अगर लाइट आपको वाटर से गया तो वाटर में रिफ्रैक्शन हो गया, ग्लास में गया तो ग्लास में रिफ्रैक्शन हो गया, केरोसिन में गया तो केरोसिन में रिफ्रैक्शन हो गया, तारपीन में गया तो तारपीन में रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया तो रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यानी कि एटमॉस्फेयर में जो रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब वो कैसे होता है, ठीक है, देखिए वो देखिए द रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट ड्यू टू डिफरेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। मतलब ये हुआ कि वायुमंडल में जो आपका अलग अलग जो लेयर है वायु के, ठीक है, तो उसके अपवर्तन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है। मतलब देखिए वायुमंडल में यानी कि एटमॉस्फेयर में क्या है, बहुत सारा आपका एटमॉस्फेयर के लेयर है, ठीक है। तो जब वही लेयर से जब लाइट आपका पास होती है ना, सनलाइट, तो उसका रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। अब वो क्यों होता है, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स है, ठीक है। तो वही आपका जैसे कि एक डेंसिटी आपका एयर के ऊपर में अलग है, फिर उसका नीचे का जो लेयर है उसका डेंसिटी अलग है। अब अलग अलग डेंसिटी हो गया तो फिर क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है, समझ में आ गया। अब जो आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है ना, उसकी वजह से आपका दो घटनाएं होती है, ठीक है। जैसे कि आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एंड एडवांस सनराइज एंड द डिले सनसेट, ठीक है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का मतलब होता है कि तारों का चमकना, ठीक है, यानी कि तारों का जो चमकना होती है, आपका तारे चमकते हैं, क्यों चमकते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक है। और एडवांस सनराइज का मतलब होता है कि जैसे कि कभी कभी मतलब होता क्या कि जो सूरज उठता है ना, तो एक्चुअली उठने से पहले ही दिख जाता है, ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये उसको बोलते हैं एडवांस सनराइज, ठीक है। और डिले सनसेट का मतलब ये हुआ कि सूरज डूबने के बाद भी आपको कुछ मिनट तक क्या होती है, सूरज आपको दिखाई मिलती है, तो ये होती है आपका डिले सनसेट, ठीक है। तो ये जो दोनों होती है ना आपका, ये आपका होती है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही आपका दोनों घटना होती है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार यानी कि तारे क्यों चमकते हैं, ठीक है। तो देखिए द स्टार ट्विंकल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, मतलब क्या हुआ कि तारे क्यों चमकते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण आपका तारे चमकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आगे है कि when the light pass through the atmosphere then it refract with the molecules of the gases, या मतलब different layer of the atmosphere, ठीक है ना। and the उसका कहाँ चला गया, and then it refract with the molecules, ये तो हो गया आपका। उसके बाद and द रीच टू द अर्थ, ठीक है, मतलब रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है, मतलब डिफरेंट लेयर्स आपका रिफ्रैक्शन हो जाएगा और अर्थ में पहुंचेगा, ठीक है ना। एंड एज इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस एंड हेंस द स्टार ट्विंकलिंग, मतलब ये हुआ कि जब आपका लाइट क्या होती है कि एटमॉस्फेयर का जो डिफरेंट लेयर है ना, उससे आपका गुजरती है, ठीक है। तो डिफरेंट लेयर से जब गुजरती है तो उसका क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। अब उसका रिफ्रैक्शन तो हुआ, ठीक है, अब रिफ्रैक्शन होकर के अर्थ में पहुंच रहा है, ठीक है। तो जब रिफ्रैक्शन उसका होगा तो क्या होता है कि जो लाइट हमारे अर्थ तक पहुंच रही है ना, वो घटती है और बढ़ती है, ऐसा लगता है कि वो घट रही है और बढ़ रही है, ठीक है। मतलब एक बार लाइट ज्यादा आएगा, एक बार कम आएगा, ज्यादा आएगा कम आएगा, मतलब घटेगा और बढ़ेगा, ऐसा कंटिन्यू होते रहता है, ठीक है। इधर से हवा दिया, लाइट कम हो गया, फिर बढ़ गया, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से जब आपका बार बार लाइट कम होता है और बढ़ता है, तो इसी वजह से आपका स्टार क्या होती है, चमकते हुए दिखती है, यानी कि तारे आपका चमकते हैं, स्टार ट्विंकल, ठीक है। ये बात समझ में आ गया नाइट में। बट प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल एट नाइट बिकॉज, बट जो प्लैनेट्स होती है ना, यानी कि ग्रह ग्रह नहीं चमकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं चमकते, बिकॉज द प्लैनेट हैव नो ऑन लाइट,
जैसे कि तारे हो गए ना, उसका एक अपना खुद का प्रकाश होता है, यानी कि तारे से प्रकाश आती है, खुद का प्रकाश है, ठीक है। बट प्लैनेट की क्या है, लाइट नहीं है, तो प्लैनेट हैव नो लाइट एंड दे आर वेरी क्लोजर टू द अर्थ। अर्थ की क्या होती है, बहुत ही क्लोजर होती है, मतलब बहुत अर्थ के सामने होती है, एज कम्पेयर टू क्या, एज कम्पेयर टू द आपका एज कम्पेयर टू द क्या, स्टार, ठीक है, क्लोजर टू द अर्थ एंड दे रिफ्लेक्ट द सनलाइट एंड इट वर्क एज अ मेनी पॉइंट सोर्स, ठीक है। कहाँ चला गया, इट वर्क एज अ मेनी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एंड इट, चला गया, इट कवर मेनी स्मॉल डिस्टेंस टू रीच द अर्थ एज कम्पेयर टू द स्टार एंड द ओवरऑल रिफ्लेक्शन इज वेरी स्मॉल सो प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल एट नाइट। मतलब ये हुआ कि देखिए, पहली बात कि प्लैनेट का तो अपना लाइट नहीं होता है, ठीक है, और वो बहुत सामने होता है, ठीक है। तारे के रिस्पेक्ट में प्लैनेट का अपना लाइट नहीं होता है, ठीक है ना, और वो सामने होता है। तो जब सामने से जब लाइट आ रहा है, ठीक है, तो जब कोई लाइट आपका सामने से आती है तो क्या होती है ना कि जो रिफ्रैक्शन होता है वो उतना नहीं हो पाता है, मतलब बहुत कम होता है, ठीक है। वही लिखे यहाँ पर वेरी, कहाँ चला गया, रिफ्रैक्शन जो होता है ना, वेरी क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सामने से आ रहा है। जब आपका क्या आगे लाइट आपका दूर से आएगा, जैसे कि स्टार चूंकि बहुत दूर में होती है, तो लाइट जब स्टार बहुत दूर में है तो लाइट बहुत दूर से आती है, तो वहां पर क्या होती है कि आपको बहुत लंबा एटमॉस्फेयर उसको गुजरना होता है, ठीक है। तो वहां पर बार बार उसका क्या होता है, एटमॉस्फेयर के लेयर को पार करना होता है, इसलिए बार बार रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। लेकिन आपका प्लैनेट तो बहुत सामने है, तो इसलिए वहां पर लाइट का रिफ्रैक्शन उतना नहीं हो पाता, ठीक है। वेरी लेस स्मॉल यानी कि रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। और देखिए और एक चीज, प्लैनेट देखिए सामने में है और स्टार बहुत दूर में है, तो स्टार बहुत दूर में है तो वो एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होगी, क्या होगी, एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है ना, एकदम बिंदु समान दिखता है, ठीक है, और वहां से लाइट आ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। और जो आपका प्लैनेट है, ठीक है, वो एक पॉइंट सोर्स ऑफ नहीं है, सामने है तो फिर बड़ा होगा वो, ठीक है, बड़ा सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, मतलब वो बिग सोर्स ऑफ लाइट हो गया। एक तरह से बोलिएगा कि मैनी, यहाँ पर लिखे हैं कहीं पर हम कि मैनी स्मॉल, चला गया, और कैसे मैनी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, मतलब मैनी बहुत सारा, ठीक है। मतलब ये हुआ कि इस तरह से यहाँ पर कई स्टार मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से आ रही है, ठीक है, लाइट यहाँ से आ रही है इस तरह से, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर तो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, तो वो जो लाइट है ना वो बड़ी जल्दी इसका क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा जब आपका एटमॉस्फेयर से पास होगा, ठीक है। लेकिन आपका जो प्लैनेट से जो लाइट आ रहा है, ठीक है, अब ये लाइट कौन सा लाइट आ रहा है, भाई प्लैनेट का तो अपना लाइट नहीं होता है, फिर कहाँ से आ रहा है, ठीक है, तो सनलाइट से आ रहा है, ठीक है, यानी कि जो सनलाइट इस पे पड़ता है उस सनलाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। अब जो सनलाइट इससे रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है, ठीक है ना, वो क्या होगा, बहुत सारा लाइट आएगा, यहाँ पर पॉइंट था, यहाँ पर कई पॉइंट यहाँ पर एक साथ, मतलब एक साथ यहाँ पर बहुत सारा लाइट आएगा, ठीक है। और जब बहुत सारा जब लाइट आएगा एक साथ में ना, तो उसका रिफ्रैक्शन तो बहुत कम ही होगा, मतलब ना के बराबर होगा, होगा लेकिन बहुत कम होगा, ठीक है ना। और इस तरह से क्या होती है, प्लैनेट नहीं चमकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया ये। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा फिगर के माध्यम से समझते हैं, यहाँ पर क्या है, ये आपका अर्थ है, ये स्टार है, ठीक है। देखिए स्टार से लाइट आ रहा है, अब यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, स्टार से अर्थ तक आने में लाइट को क्या करना पड़ेगा, एटमॉस्फेयर से गुजरना होगा, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर में क्या है कि अलग अलग आपका लेयर है आपका, ठीक है, एटमॉस्फेयर का, तो क्या है कि इसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा, जिस वजह से ये ऐसे करके बैंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये बैंड हो गया, ठीक है। अब जब ये बैंड हो गया तो देखिए हमें क्या पता, हमें तो ये पता है कि लाइट हमेशा क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, हमने पढ़ा है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वो कभी भी टेढ़ा ट्रेवल नहीं करता, हमेशा सीधा ट्रेवल करता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर है, हम अर्थ में है, ठीक है, हम ऑब्जर्वर है, ठीक है, तो हमें ये लगेगा कि जो लाइट जो है ना वो इधर से आ रही है, वो एकदम सीधा आ रहा है, ठीक है। और अगर हम देखें इस तरह से, तो इसका एक वर्चुअल इमेज, इस स्टार का वर्चुअल इमेज कुछ इस तरह से बन रहा है, इसका ऊपर में बन रहा है, ठीक है। और इस तरह से हमें क्या दिखता है, एक्चुअली में इस तारे का जो वर्चुअल इमेज है ना, हमको वो दिखता है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि हम रियल स्टार नहीं देख पाते, हम क्या देखते हैं, उस जो स्टार होता है ना उसका एक वर्चुअल इमेज देखते हैं, ठीक है। और वो अपने जो हाइट है ना उससे थोड़ा एक्चुअल ऊपर में होती है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जो तारा जो होती है ना वो अपना जहाँ पर एक्चुअल हाइट है उससे थोड़ा सा ऊपर में दिखता है, ठीक है, एक्चुअल हाइट हम लोग नहीं देखते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए दूसरा है आपका पॉइंट कि एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, ठीक है। मतलब एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का मतलब वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही आपका दूसरा घटना, पहला घटना तो हो गया आपके तारे चमकते हैं, ठीक है। दूसरा घटना हो गया कि आपका एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट का मतलब हुआ कि जो सूर्योदय होती है, ठीक है, वो आपको होने से पहले दिख जाती है, ठीक है। और जो आपका सूर्यास्त होती है वो होने के बाद भी आपको सूर्य दिखती है, ठीक है। तो ये जो घटना होती है आपका, ये क्यों होती है, ठीक है। देखिए तो क्या बोल रहा है कि डूरिंग द सनराइज the sunrise and the sunset, the sun is very far from the earth, ठीक है। मतलब ये वक्त जब सनराइज होता है और जब सनसेट होता है, ठीक है, तो दो टाइम सन क्या होता है कि आपका अर्थ से बहुत दूर में होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि सो इट कवर वेरी लार्ज डिस्टेंस, इसलिए क्या होता है कि बहुत ज्यादा दूरी तय करती है, ठीक है। एंड द वर्चुअल चला गया, यहाँ पर इमेज छूट गया, यहाँ पर क्या होगा, इमेज,
IMAG इमेज, ठीक है। द वर्चुअल इमेज ऑफ द सन इज फॉर्म्ड, ठीक है, जस्ट अबव इट, ठीक है ना। मतलब इसकी जस्ट ऊपर में क्या होता है, इसका वर्चुअल इमेज बनता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, है ना, एंड इट अपीयर्स एडवांस सनराइज एंड द डिले सनसेट, ठीक है। मतलब ये वाकई देखिए, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में सूर्य ना आपका बहुत ज्यादा दूरी में होती है, ठीक है। तो बहुत दूर में होने की वजह से क्या होती है कि जो आपका लाइट आती है बहुत दूर से आती है, ठीक है। और जब लाइट बहुत दूर से आता है ना, तो उसको रिफ्रैक्शन होने के लिए उसका बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता है, यानी कि उसका बार बार लाइट का क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। अब लाइट का रिफ्रैक्शन होने की वजह से क्या होता है कि जो सन है ना, इसका वर्चुअल इमेज जस्ट इसके ऊपर बन जाता है। क्या बनता है, इसके ऊपर में जस्ट वर्चुअल इमेज बन जाता है, ठीक है। और यही वर्चुअल इमेज हमको क्या होता है, दिखाई मिलता है, ठीक है। अभी देखिए, ये आपका अर्थ है, ये मॉर्निंग का टाइम है, यहाँ पर क्या है, सन है। अब सन से लाइट आ रहा है, इसका रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। रिफ्रैक्शन होने की वजह से क्या हो गया, ये लाइट बैंड हो गया, ठीक है। जब ये लाइट बैंड हो गया तो अब यहाँ से हमें क्या लगेगा, लाइट तो सीधा आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, इसका इमेज यहाँ पर बन जाएगा, यानी कि हमको लगेगा कि लाइट यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस सन का वर्चुअल इमेज बनेगा। और हम लोग क्या करेंगे, इस सन का वर्चुअल इमेज को देखते हैं, ठीक है। तो मॉर्निंग के टाइम में जो आपको सुबह को ही जो आपको दिखेगा, फर्स्ट में जो दिखता है ना, वो आपको सन नहीं दिखता है, बल्कि उसका वर्चुअल इमेज दिखता है। मतलब अभी सन उठा ही नहीं है, उसके 2 मिनट पहले क्या हो गया, आपको सन आपको दिख गया, ठीक है। समझ में आ गया, तो ये हो गया एडवांस सनराइज। अब ये है आपका डिले सनसेट, ठीक है। मतलब जब सनसेट होता है उस टाइम, यानी कि शाम का टाइम में, ठीक है, इवनिंग का टाइम में। तो देखिए, इवनिंग के टाइम में भी क्या होता है कि आपका सन बहुत दूर में होता है, ठीक है। तो जब सन आपका बहुत दूर में होता है, तो वहां से लाइट क्या हो रहा है, बहुत दूर से आ रहा है, तो उसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो जब उसका बहुत सारा रिफ्रैक्शन होगा, तो जिसकी वजह से लाइट बहुत बैंड हो जाएगा, ठीक है, बहुत मुड़ जाएगा, ठीक है। अब जब लाइट बहुत बैंड हो जाएगा, तो यहाँ से हमको क्या लगेगा कि लाइट सीधा आ रहा है, क्योंकि हम यही जानते हैं कि लाइट हमेशा सीधा आता है, ठीक है। तो लाइट इस तरह से सीधा आ रही है, ऐसा हमको लगेगा, ठीक है। तो इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि लाइट इस तरफ से आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, इस सन का वर्चुअल इमेज यहाँ पर बनेगा, और हमको क्या दिखाई मिलेगा, अर्थ से हमको इस सन का वर्चुअल इमेज दिखाई मिलेगा, ठीक है। मतलब ये हुआ कि शाम को भी जब आपका सनसेट हो जाता है, यानी कि जब आपका सूर्यास्त हो जाता है, ठीक है, तो सूर्यास्त होने के बाद जो आपको दिखाई मिलता है ना, वो क्या दिखाई मिलता है, वो आपका सन का वर्चुअल इमेज इसके ऊपर में बनता है, आपको वो आपको दिखाई मिलता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। नहीं, आगे बढ़े। देखिए, अब देखते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। चलिए समझते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन समझ गए, प्रकाश का अपवर्तन भी समझ में आ गया, ठीक है। प्रकाश का विक्षेपण भी समझ में आ गया, ठीक है। अब है क्या, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। देखिए, वो है कि व्हेन द लाइट पास थ्रू एनी मीडियम when any medium, so due to particle of the medium, the light goes in many direction, it is called the scattering of light. When the light pass through any medium, then due to particle of the medium, the light goes into many direction, different direction, it is called the scattering of light. मतलब ये हुआ कि जब लाइट क्या करती है, किसी भी मीडियम से पास होती है, ठीक है। तो मीडियम में जो भी आपका पार्टिकल्स है, तो पार्टिकल से जब लाइट टकराती है, तो टकराने के बाद क्या होती है ना, कि बहुत सारे क्या करती है, अलग अलग डायरेक्शन में चले जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की प्रकीर्णन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका मान लीजिए यहाँ पर कोई पार्टिकल है, ठीक है, और इस तरह से प्रकाश यहाँ पे क्या हो रही है, ये जा रही है, ठीक है। और ये पार्टिकल से यहाँ पे टकराया, तो टकराने के बाद क्या हुआ कि कुछ प्रकाश की पार्टिकल आपका इधर चला गया, कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला गया। इस तरह से प्रकाश क्या हो गया, इधर उधर फैल गया, ठीक है। तो ये जो अलग अलग डायरेक्शन में प्रकाश चली जाती है, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में जो डिवाइड हो जाती है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। अब देखिए, ये जो आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है ना, यहाँ पर आपका दो चीजों पर डिपेंड करती है, ठीक है। मतलब पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करती है, कि छोटा साइज है कि बड़ा साइज है, ठीक है ना। अगर देखिए, चलिए इसको थोड़ा आगे आगे थोड़ा समझते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका है आपका टिंडल इफेक्ट, यानी कि इसको बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं टिंडल प्रभाव। ये क्या होता है, देखिए, द विजिबल ऑफ द पाथ ऑफ द लाइट ड्यू टू पार्टिकल ऑफ द मीडियम, इट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जब लाइट किसी भी मीडियम से आपका पास होती है, ठीक है, तो उस मीडियम में क्या है कि अगर पार्टिकल है, तो उस पार्टिकल की वजह से क्या होती है, लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है। मतलब जो लाइट जाती है ना, वो लाइट का पाथ जो दिखने लगती है कि भाई इस रास्ते से लाइट जा रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि आपका मान लीजिए यहाँ पर एक मतलब बहुत सारा पेड़ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से जब सनलाइट आती है, तो पेड़ के बीच में जो भी आपका गैप है, ठीक है, वहां से जब लाइट पास होती है, जैसे कि पेड़ में पत्ता होता है, तो बीच में हल्का फुल्का तो गैप होता ही है, ठीक है। तो ठीक है, तो गैप से जो लाइट जो आती है, ठीक है, तो क्या होता है कि वहां पर जो भी एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स है, जो गैस के पार्टिकल्स है, जो डस्ट पार्टिकल है, ठीक है, तो जब उससे लाइट टकराती है ना, तो लाइट का पाथ विजिबल होता है, यानी कि पाथ दिखने लगता है कि भाई लाइट देखो इस तरह से आ रही है, ठीक है। ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि आपका कोई घर है, ठीक है, आपका कोई आपका पुराना कोई खपड़ा का घर होगा, ठीक है। तो अगर उसमें ऊपर में कोई भी अगर छोटा सा अगर छेद होगा, ठीक है, तो दिन में जब आपका सूरज अगर है ना, तो उस छेद से अगर देखिए सूर्य का प्रकाश जब घुसेगा, तो आपको दिखेगा एगो लाइट जैसे वो दिखेगा, ठीक है।
कि भाई लाइट उधर से आ रहा है, ठीक है, क्योंकि उस रूम में जो भी आपका एयर के जो पार्टिकल्स होती है उससे जब सनलाइट टकराती है ना, तो लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है, मतलब लाइट का पाथ दिखने लगता है, पाथ को ना रास्ता दिखने लगता है कि लाइट जिस रास्ते से आ रही है, ठीक है। तो यही होती है आपका टिंडल इफेक्ट, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए टिंडल इफेक्ट में क्या होता है कि आपका लाइट जो है ना वो आपका व्हाइट ही रहता है, ठीक है, लाइट आपका डिवाइड नहीं होता है। लेकिन आगे देखिए क्या है कि आगे समझते हैं कि वाई इज द क्लियर स्काई ब्लू, ठीक है। लेकिन जो स्काई होती है ना वो आपका ब्लू क्यों दिखती है, ठीक है। देखिए द क्लियर स्काई अपीयर ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जो स्काई जो आपका ब्लू दिखता है क्लियर स्काई, ठीक है, वो आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही दिखता है, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही क्या करती है, स्वच्छ आकाश कैसा दिखाई देती है, आपका नीला दिखाई देती है, ठीक है। आगे बोल रहे कि व्हेन द सनलाइट पास थ्रू द एटमॉस्फेयर देन इट स्ट्राइक विद द पार्टिकल ऑफ द गैसेस, ठीक है, and the blue light has a very low wavelength so it scatter more in the sky and the sky appear blue, ठीक है। मतलब ये होता है जब आपका सनलाइट क्या करती है कि एटमॉस्फेयर से गुजरती है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर से जब गुजरती है तो क्या होती है कि देखिए सनलाइट में आपका 7 रंग होता है, ठीक है। तो 7 रंग में जो आपका ब्लू रंग का जो वेवलेंथ होता है ना उसका बहुत ही कम वेवलेंथ होता है, ठीक है। ब्लू रंग का वेवलेंथ क्या होता है, बहुत आपका वेरी कम होता है, ठीक है, वेरी लेस होता है, स्मॉल वेवलेंथ, ठीक है ना। और वेरी लो वेवलेंथ होने की वजह से क्या होता है ना कि उसका स्कैटरिंग बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। स्कैटरिंग जल्दी हो जाएगा और उसका स्कैटरिंग ज्यादा हो जाएगा, और जिस वजह से क्या है ना कि सिर्फ ब्लू कलर ही इधर उधर बढ़ जाएगा और बाकी सभी कलर क्या होगा अर्थ तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और क्या होता है स्काई आपको ब्लू दिखता है, ठीक है, समझ में आ गया ना, क्लियर है, ठीक है। चलिए इसको एक हम फिगर के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक आपका ये कोई सन है, ठीक है, ये कोई क्या है सन है, ठीक। ये आपका सन है, यहाँ से आपका लाइट निकल रहा है, ठीक है। मान लीजिए आपको इस तरह से लाइट आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि बीच में आपका पार्टिकल मिल गया, यहाँ पर क्या है एटमोस्फेयर, तो एटमोस्फेयर का तो पार्टिकल होगा ही। अब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कौन है, यहाँ पर अर्थ है यहाँ पर, ठीक है। तो अर्थ तक जब लाइट पहुंचेगा तो बीच में तो पार्टिकल तो बहुत सारा मिलेगा, ठीक है। तो पार्टिकल से जब टकराया तो कुछ लाइट आपका इधर चला गया, कुछ लाइट इधर चला गया, कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला गया। इस तरह से क्या हो गया लाइट डिवाइड हो गया, ठीक है। और ये जो लाइट डिवाइड हुआ ना ये ब्लू लाइट हुआ, कौन सा लाइट हुआ, ये ब्लू लाइट हुआ, ठीक है। ब्लू ब्लू इसीलिए हुआ क्योंकि इसका वेवलेंथ क्या होता है बहुत कम होता है, इसलिए इसका स्कैटरिंग ज्यादा हो गया, ठीक है। बाकी जो लाइट है ना वो क्या हो गया सीधे चला गया अर्थ में पहुंच गया, ठीक है। और अर्थ में जो पहुंच रहा है ना वो लाइट फिर कैसा दिख रहा है, व्हाइट दिख रहा है। यानी कि यहाँ पर देखिए अगर एक कलर 7 कलर में से अगर एक थोड़ा सा भी अगर ब्लू हल्का फुल्का अगर ये कम हो गया तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते ऐसा नहीं कि वो कलर चेंज हो जाएगा उसका, वो व्हाइट के व्हाइट ही रहेगा, ठीक है। सेम दैट अगर आपका इधर भी जो लाइट आएगा, ठीक है, उसका भी वही फिनोमेना होगा, ठीक है। सब तरफ क्या होगा लाइट इस तरह से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो पार्टिकल है यानी कि एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल जो आपका होती है ना वो क्या होती है साइज में छोटा होता है, ठीक है। क्या अब यहाँ देखिए स्मॉल छोटा साइज में छोटा आपका होता है, ठीक है। तो छोटा पार्टिकल होने की वजह से क्या होता है कि जो आपका ब्लू कलर है सिर्फ स्पेशली ब्लू कलर सिर्फ उसी को स्कैटरिंग करता है और बाकी जो कलर है ना उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका बाकी कलर का वेवलेंथ क्या होता है ब्लू से ज्यादा होता है, इसीलिए इस छोटे से पार्टिकल से उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और वो सीधे चली जाती है अर्थ में पहुंच जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका पार्टिकल से बड़ा होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर पार्टिकल आपका साइज में अगर बड़ा है तो क्या है कि वो ब्लू को तो स्कैटरिंग करेगा ही, ब्लू के साथ में रेड को भी करेगा यानी कि ऑरेंज को भी करेगा, ग्रीन को भी, येलो को भी, इन्हें सबको कर देगा, ठीक है। पार्टिकल से अगर बड़ा रहेगा तो क्या करेगा सबको स्कैटरिंग कर देगा, ठीक है। और सबको स्कैटरिंग करने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जैसे कि अगर ये चला गया इधर, ठीक है, तो इधर चला गया तो सातों रंग गया, ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्लू गया, सब चला गया। सब चला गया तो क्या दिखेगा व्हाइट दिखेगा, इधर भी सब चला गया तो व्हाइट दिखेगा, ये ठीक है ना। तो ये सब क्या होगा व्हाइट दिखेगा। तो यहाँ पर जो टिंडल इफेक्ट जो हो रहा है ना यहाँ पर, तो टिंडल इफेक्ट यहाँ पर जो पार्टिकल्स जो है ना वो थोड़ा साइज में थोड़ा बड़ा है और इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि सभी रंग यानी कि सातों का सातों रंग का स्कैटरिंग हो जा रहा है और इसकी वजह से सब तरफ आपको सिर्फ व्हाइट दिखता है, यहाँ पर आपको ब्लू नहीं दिखता है, ठीक है। और यहाँ पर साइज का पार्टिकल का साइज क्या होता है कि छोटा होता है, स्मॉल साइज का होता है, इसी वजह से सिर्फ ओनली ब्लू कलर का स्कैटरिंग होता है और आपको स्काई क्या होता है आपको ब्लू दिखता है, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं यहाँ की स्पेस की, ठीक है। तो बट इन द स्पेस द स्काई इज अपियर डार्क, ठीक है। स्काई अपियर क्या होता है आपके स्पेस में डार्क होता है, ठीक है। क्यों, बिकॉज देयर इज नो एनी मीडियम इन द स्पेस, ठीक है, वहां पर कोई मीडियम नहीं होता है, जिस लाइक गैसेस हो गया एंड एटमॉस्फेयर, ठीक है। सो एन एस्ट्रोनॉट कैन सी द स्काई ब्लैक, इसीलिए क्या होता है कि जो आपका एस्ट्रोनॉट जो जाता है आपका स्पेस में, ठीक है, उसको स्काई ब्लू नहीं दिखता, उसको ब्लैक दिखता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर आपका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई आपका मीडियम नहीं है, जैसे कि कोई एयर वेयर नहीं है, जैसे कि हमारे यहाँ पर एयर है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है, अलग अलग लेयर है एटमॉस्फेयर का, तो वहां पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जब कोई भी एटमॉस्फेयर है ही नहीं, ठीक है, कुछ भी मीडियम नहीं है, मतलब कुछ लाइट को टकराने के लिए स्ट्राइक करने के लिए मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब स्कैटरिंग होने के लिए कुछ वो पार्टिकल ही नहीं है, ठीक है। तो लाइट क्या होगा जाते ही रहेगा, सीधा जाते ही रहेगा, अपना लाइट चला जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। तो वहां पर स्कैटरिंग नहीं होगा, इसलिए वहां पर क्या होता है कि मतलब लाइट कहीं पर भी टकराने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है तो फिर क्या होगा कुछ पता ही नहीं चलेगा, ठीक है, इसीलिए क्या होगा वहां पर डार्क दिखता है, ठीक है। तो समझ में आ गई आप। देखिए
अब आपका कि द कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, ठीक है, यानी कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग, ठीक है। देखिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग कैसा होता है, ठीक है। आप देखिए होगा कि जब भी आपका सूर्य जब उगता है सुबह सुबह, यानी कि जब आपका सन एराइज होता है तो उस टाइम में सन का कलर क्या होता है, आपका रेड होता है, ठीक है। और जब आपका सनसेट होता है यानी कि शाम के टाइम में, ठीक है, तो उस टाइम में आपका भी उस टाइम भी कलर क्या होता है, रेड होता है, ठीक है। लेकिन जब आपका दोपहर का टाइम होता है दिन में, ठीक है, एकदम दोपहर के टाइम में, ठीक है, एट द मिड डे, उस टाइम में क्या होता है कि आपका सन व्हाइट दिखता है, ठीक है। आखिर ऐसा क्यों होता है, ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। देखिए बोल रहे कि एट द सनराइज एंड द सनसेट द सन अपीयर रेड बिकॉज द सन इज अ वेरी फार फ्रॉम द अर्थ। मतलब सनराइज और सनसेट के बाद टाइम क्या होती है, सन बहुत दूर में होती है, फार में होता है, ठीक है ना। एंड व्हेन द सनलाइट पास थ्रू द एटमॉस्फेयर देन ओनली रेड कलर कैन रीच द अर्थ, ठीक है। ओनली रेड कलर क्या होती है, अर्थ तक पहुंचती है। क्यों पहुंचती है, वजह से। एंड बाकी क्या होता है, इट हैज अ वेरी हाई वेवलेंथ, क्योंकि इसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है इसीलिए ये पहुंच जाती है, ठीक है। बट द रिमेनिंग कलर गेट स्कैटर्ड ड्यू टू गैस पार्टिकल बिकॉज दे हैव वेरी लो वेवलेंथ एंड द सन अपीयर रेड, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जब भी आपका सन एराइज होता है और जब सनसेट होता है तो सन आपका बहुत ही दूर में होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस में होता है। तो क्या होता है कि आपका देखिए जो रेड कलर है ना, उसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है। रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि सिर्फ रेड कलर ही आपका अर्थ तक पहुंच पाती है, ठीक है। और जो बाकी जो कलर होती है ना, उसका क्या होता है, स्केटर हो जाता है, क्योंकि उसका वेवलेंथ बहुत कम होता है। याद रखिएगा कि जो रेड कलर है ना, उसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है, और रेड को छोड़ करके बाकी जितना भी कलर है ना, उस सबका वेवलेंथ रेड से कम होता है। इसी वजह से रेड कलर का क्या होती है, स्कैटर नहीं होती है और वो अर्थ तक पहुंच जाती है। और जो बाकी कलर है उसका स्कैटरिंग होकर के क्या हो गया, उधर ही खत्म हो गया सब, ठीक है ना। आगे दिया बट द मिड डे द सन अपीयर व्हाइट बिकॉज द सन इज वेरी क्लोजर टू द अर्थ एंड द लाइट स्कैटर वेरी लेस, ठीक है। बट जो दोपहर के टाइम में क्या होता है कि सन आपका बहुत ही क्लोजर होता है, माने बहुत सामने होता है, ठीक है। और सामने होने की वजह से क्या होती है कि यहाँ पर जितना भी लाइट आती है ना, वो बहुत कम डिस्टेंस कवर करती है। मतलब ये हुआ कि उसको उतना लंबा एटमॉस्फेयर कवर नहीं करना पड़ता है, उसको मतलब तुरंत ही वो पहुंच जाता है, ठीक है, अर्थ तक। इसी वजह से क्या होता है कि लाइट का उतना स्कैटरिंग नहीं होता है, ठीक है। और क्या होता है कि सभी के सभी लाइट पहुंच जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका व्हाइट दिखता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा डायग्राम में थोड़ा अच्छा समझिए क्या है। यहाँ पर एक ये अर्थ है, ये आपका सनराइज का टाइमिंग है और ये सनसेट का टाइमिंग है, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए बहुत दूर में है, सनराइज के टाइम में क्या है, सन आपका बहुत दूर में है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब आपका सनलाइट जब आपका पार्टिकल्स जब एटमॉस्फेयर से गुजर रही है, ठीक है, तो ये पार्टिकल से टकराया, और पार्टिकल से टकराने के बाद क्या हुआ कि ये स्कैटर हो गया। मतलब बाकी सब कलर क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 सभी कलर स्कैटर हो गया, सिर्फ रेड बच गया, ठीक है। और रेड कलर क्या हो गया, अर्थ तक आगे पहुंच रहा है, ठीक है ना। ये समझ में आ गया। अब ये सनसेट का टाइम है, उस टाइम भी वही होता है, आपका सन दूर में होता है, तो क्या होता है कि बाकी जो सभी कलर है उसका स्कैटरिंग हो गया, रेड को छोड़ करके रेड क्या हो गया, अर्थ में पहुंच गया, क्योंकि इसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है। इसको हिंदी में तरंग दैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, तरंग दैर्घ्य, ठीक है ना। तो इसका तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ ज्यादा होता है, इसी वजह से ये अर्थ तक पहुंच गया। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो सन आपको क्या दिखेगा, रेड दिखेगा, ठीक है ना। तो समझ में आ गया आपको कि दो टाइम में आपको सन क्या दिखता है, रेड दिखता है। लेकिन दोपहर के टाइम में सन सामने होता है, सामने होने की वजह से क्या है कि सभी के सभी प्रकाश पहुंच जाती है, कोई भी स्कैटरिंग नहीं होती है, अगर होता भी तो बहुत कम होता है, ठीक है, इसीलिए उतना पता नहीं चलता है, ठीक है ना। जैसे कि ब्लू कलर का स्कैटरिंग हो गया तो उतना पता नहीं चला, ठीक है, बाकी कलर सब पहुंच गया, और इसकी वजह से आपको दोपहर में क्या दिखती है, सन व्हाइट दिखता है, ठीक है ना। समझ में आ गया। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, आशा करता हूँ। बाकी बताइए भाई आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है ना। बाकी अगर आपको कहीं पर भी कोई भी आपका डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कीजिए। और बाकी इसके बाद किसी भी नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आप अगर आपको वीडियो चाहिए, ठीक है, तो कमेंट कीजिए, उस पर मैं आपको वीडियो बना करके दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो के साथ। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।